चलिए बच्चों, आज की हमारी मैराथन सीरीज में हम लोग कोड ऑफ वेजेस 2019 कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। जैसा कि आपको पता है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। न्यूली मतलब वैसे तो 2-3 साल पुराना हो गया, लेकिन वैसे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ वेजेस 3 एक्ट है, एक्चुअल में 4 एक्ट है, बट अपने सिलेबस में पहले जो 3 एक्ट थे उनका रिप्लेसमेंट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ऐसे तो ओरिजिनली तो ये लॉ जो है, ये 4 एक्ट का रिप्लेसमेंट है। उसमें इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट भी आता है, पर अपने सिलेबस में पहले ये 3 ही एक्ट थे। यानी सिलेबस 2016 जो था उसमें ये 3 ही एक्ट थे, उन तीनों का रिप्लेसमेंट आ गया एक कोड ऑफ वेजेस 2019 के अंदर। ठीक है, अब इसमें हमको सारी चीजें पढ़नी है, यानी इसके अंदर हम लोग को 2 सेक्शंस में पढ़ना पड़ेगा। एक तो इसका पढ़ना है हमें वेजेस वाला सेक्शन, एक हमें इसमें पढ़ना है बोनस वाला सेक्शन, और एक हमने थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए कॉमन प्रोविजन का सेक्शन बना दिया। यानी अगर आप बाकी टीचर्स के नोट्स देखेंगे या बाकी टीचर की किताब देखेंगे, तो उनमें जो कॉमन प्रोविजन है वो दोनों जगह लिखे हुए, तो डबल डबल बार लिखे हैं। है वो कॉमन ही, मतलब सेम ही प्रोविजन है। कॉमन से हमारा मतलब है सेम ही प्रोविजन है। तो हमने थोड़ी सी आपकी मेहनत बचाने के लिए, आपको लिए थोड़ा और कन्वीनियंट एंड ईजी करने के लिए क्या करा, जो कॉमन प्रोविजंस थे उसको हम लोगों ने एक अलग पार्ट बना दिया। तो कभी भी अगर बोनस पर क्वेश्चन आए या वेजेस वाले पोर्शन पे क्वेश्चन आए, जो कॉमन प्रोविजन है वो सेम रहेंगे, तो आपको अलग अलग नहीं पढ़ना। ठीक है, पहला हमारा जो इसमें सेक्शन अगर आप देखेंगे तो नोट्स के अंदर आपको सेगमेंट मिल जाएगा। ऊपर जो डेफिनेशंस है वो कॉमन डेफिनेशंस है, इसलिए उनको अलग अलग करके नहीं लिखा गया। तो यानी कॉमन प्रोविजन में भी हमने 2 पोर्शन बना दिए, एक कॉमन डेफिनेशन, ठीक है, और एक हो गया कॉमन प्रोविजंस। ठीक है, बाकी बीच का वेजेस एंड बोनस का दोनों का हमारा सेम रहेगा। तो उस पर हम देखेंगे क्या। तो कॉमन डेफिनेशंस क्या है वो देखते हैं पहले। जैसे एम्प्लॉय का डेफिनेशन है, अब देखो बोनस या वेजेस मिलेगा तो एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय का डेफिनेशन तो अलग अलग हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो सेम ही रहेगा एम्प्लॉय का डेफिनेशन और वर्कर का डेफिनेशन, इसीलिए कॉमन है। तो हमने थोड़ी ड्राफ्टिंग करते समय इस बात का थोड़ा ध्यान रखा कि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, कम से कम कंटेंट में भी आपको सारी चीजें मिल जाए। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे हम एम्प्लॉय की बात करें, बाकी जितने भी एक्ट आपने पढ़े, चाहे वो ग्रेचुटी एक्ट हो, चाहे वो पीएफ हो या ईएसआई हो, सब जगह हमने आपको एक ही बात समझाई कि एक्ट कभी भी डिफरेंस नहीं करता एम्प्लॉय में उनके नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग। यानी अगर आप स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, कोई सा भी काम करे, एक्ट बोलता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क हम उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है। ऑल एम्प्लॉयज एंगेज्ड ऑन वेजेस, चाहे वो स्किल्ड वर्क करें, सेमी स्किल्ड करें, अनस्किल्ड करें, ऑपरेशनल करें, मैनुअल करें, सुपरवाइजरी, मैनेजर, कोई भी काम करें, सबको हमने कवर करा है यहाँ पे। अ पर्सन, ये तो हो ही गया। तो यानी कोई भी व्यक्ति अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कोई सा भी, तो उसको एम्प्लॉय माना जाएगा। सिंपल है। हाँ, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने कोई अलग डेफिनेशन दे रखी है, गवर्नमेंट ने कोई बोल रखा है कि भैया आप इसको भी एम्प्लॉय मानो, तो उसको भी मान लेंगे। क्या इंक्लूड नहीं करना है, अप्रेंटिस एंगेज इन अप्रेंटिस एक्ट, कॉमन प्रोविजन है, पीछे भी पढ़ कर आए थे। अप्रेंटिस जो अप्रेंटिस एक्ट में होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज को भी शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके अपने अलग प्रोविजंस होते हैं। ठीक है। वर्कर्स की बात करते हैं, वर्कर्स में कौन आएगा, बिल्कुल सेम। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि सर इंप्लॉय वर्कर अलग अलग पढ़ा रहे हो, तो क्या आगे अलग अलग प्रोविजंस है क्या? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। और इवन वर्कर की डेफिनेशन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे तो सब सेम है। एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू, सारे तरह के वर्क, मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल और सुपरवाइजरी। बस फर्क इतना होता है कि जो वर्कर है वो उसके ऊपर नहीं जाता, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट नेचर के वर्क नहीं करेगा, उसके नीचे के काम करेगा। उसके अलावा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को शामिल करना है, वर्किंग जर्नलिस्ट अगर कोई है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में, उनको शामिल करना है। ठीक है, for the purpose of this proceedings under this code in relation to an industrial dispute include such person who has been dismissed, discharged, retrenched or otherwise terminated। ये क्या बोलना चाह रहा है? देखिए, इस पे वैसे तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को हमने नौकरी से निकाल दिया, या वो छोड़ के चला गया, या रिट्रेचमेंट हमने कर दिया, तो टेक्निकली अगर बात की जाए तो वो अब हमारा एम्प्लॉय या वर्कर नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी केस चल रहा है, कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में या कहीं पे भी, और वो केस उस समय से चल रहा है जब वो एम्प्लॉय था, तो उस केस के लिए वो एम्प्लॉय माना जाएगा। यानी वो ये नहीं कह सकता कि सर अब तो मेरे पास केस नहीं चल सकता, कंटिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि मैं एम्प्लॉय नहीं रहा। क्यों नहीं बोल सकता ऐसा? क्योंकि ये केस उस पीरियड से रिलेटेड है
जिस पीरियड में आप कंपनी के एम्प्लॉय थे या कंपनी के वर्कर थे। तो इसीलिए उस पर्पस के लिए आप एम्प्लॉय माने जाएंगे या वर्कर माने जाएंगे। कौन कौन से लोग वर्कर के एम्बिट में नहीं आते हैं? देखिए, जो आर्म्ड फोर्सेस में है, एयरफोर्स, आर्मी एक्ट या नेवी एक्ट, उनको शामिल नहीं करना। जैसा बताया, उनका अपना अलग एक्ट है। पुलिस सर्विसेज में अगर कोई ऑफिसर है तो उससे भी द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन द पुलिस सर्विसेज और एन ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्रिजन। अगर आप पुलिस में हैं, पुलिस ऑफिसर हैं या पुलिस सर्विसेज में हैं, और अदर एम्प्लॉय ऑफ अ प्रिजन मतलब किसी भी तरीके से आप उधर काम करते हैं, क्योंकि पुलिस का अपना अलग पुलिस एक्ट होता है स्टेट वाइज, उसके अकॉर्डिंग उनके फैसिलिटीज या सर्विसेज होती हैं। एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बीओडी में जो लोग आ रहे हैं उनको शामिल नहीं करना, क्योंकि बीओडी के जो लोग होते हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट संभालने के लिए होते हैं। एनी पर्सन हु इज इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग वेजेस एक्सीडिंग 15,000 पर मंथ, यदि कोई भी व्यक्ति 15,000 से ज्यादा का वेजेस ले रहा है तो भी शामिल नहीं करना। और अप्रेंटिस, अगर अंडर अप्रेंटिस एक्ट है जो हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं, वो भी यहाँ नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें निकल कर आती है वो ये तीन बातें निकल कर आती हैं। पहली चीज, नेचर ऑफ वर्क से फर्क नहीं पड़ता, मैनुअल, टेक्निकल, प्रोफेशनल, कोई भी काम हो, एम्प्लॉय या वर्कर में दोनों में सेम रहेगा। आप नेचर ऑफ वर्क पे डिफरेंस नहीं करोगे, बस वर्कर में उन लोगों को नहीं लेना जो डायरेक्टर्स की कैपेसिटी में आते हैं, यानी जो एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए हो। दूसरी बात, आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को शामिल नहीं करना है दोनों जगह। तीसरा, अगर कोई भी पर्सन है जो लाइक किसी स्पेसिफिक अप्रेंटिस एक्ट के अंदर अपॉइंट हुआ है तो उसे भी आपको शामिल नहीं करना है। इसके अलावा एक दो चीजें हमने और पढ़ी कि वर्कर में आप उस आदमी को नहीं लोगे जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा। तो क्या होगा? तो फिर उसको आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में मान लो ना। अगर 15,000 से ज्यादा की सैलरी है तो एम्प्लॉय की कैटेगरी में मान लो। There is a distinction between the employee and employer. The employee definition includes all employees, including managers, supervisors and administrative staff, whereas the worker definition does not include, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। बस इतना ही तो फर्क है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल स्टाफ वाले जो लोग हैं वो नहीं आते। सुपरवाइजर्स आर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्कर्स डेफिनेशन अगर उनका सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो, क्योंकि वर्कर में जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल पर्पस के लिए हैं वो तो नहीं आएंगे, लेकिन जो आ रहे हैं वो भी अगर 15,000 से ज्यादा की सैलरी पे तो काउंट नहीं करना। उसके बाद में है वेजेस। वेजेस में क्या शामिल होगा क्या नहीं होगा? तो वैसे वेजेस का मतलब होता है ऑल रेम्यूनरेशन पेबल टू अ पर्सन फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट और फॉर द वर्क डन इन द एम्प्लॉयमेंट। राइट, आपने जो भी काम वहां पर करा या जिस काम के लिए आपको रखा उस काम को करने के बदले में जो भी पैसा आपको मिला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। जैसे सैलरी है, वेजेस है, अलाउंसेस है। विच एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और कैपिटल, बिल्कुल सेम है। आपने जो पीछे पढ़ा हमने वहां पे इसकी जगह क्या लिखा था? नॉट इन काइंड, और या फिर हम वहां लिखते थे और इन कैश, पेबल इन कैश। ठीक है, पेबल इन कैश। तो हम लोगों को यहां समझना है वेजेस में हमें हर चीज शामिल करनी है। तो काइंड में नहीं होनी चाहिए, कैश में मिले। कैश का मतलब हार्ड कैश नहीं होता। कैश का मतलब है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ हो या आपको चेक मिला हो या आपको किसी भी तरीके से पैसा मिला। ठीक है। इंक्लूड्स क्या है? बेसिक पे शामिल होगा, डियरनेस अलाउंस शामिल होगा, रिटेनिंग अलाउंस शामिल होगा। एक्सक्लूड क्या करना है? बोनस को शामिल नहीं करना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं मैं। बोनस को शामिल नहीं करना। वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन और उसके साथ में जो लाइट वाटर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है वो भी शामिल नहीं करनी। कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू पेंशन और प्रोविडेंट फंड वो भी शामिल नहीं करना, क्योंकि वो आपको सैलरी के अलावा दिया जाता है। कन्वेंस अलाउंस या कोई ट्रेवलिंग कंसेशन मिला है वो भी शामिल नहीं करना। सम पेड टू एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, यदि वो इस तरह का कोई काम करता है जिसमें खर्चे करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो शामिल नहीं करना। हाउस रेंट अलाउंस शामिल नहीं करना। रेम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, यदि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और उसकी वजह से कोई पुराना रेम्यूनरेशन आपने सेटल डाउन करा है वो भी शामिल नहीं करना। ओवर टाइम अलाउंस, कमीशन पेबल टू एम्प्लॉइज ये नहीं करना। ग्रेचुटी पेबल ऑन टर्मिनेशन एंड रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट। ध्यान से देखेंगे तो ये सारे में ज्यादातर आइटम वो हैं या वो आइटम्स हैं जो या तो वन टाइम पेमेंट है जैसे रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन है, ग्रेचुटी है, या वो हैं जो कि एक तरीके के एडिशनल बेनिफिट्स है तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ आप कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें मिलने वाली हैं डेफिनेशन में। नीचे जो नोट है उसको देखने के बाद में तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो कैलकुलेटिंग वेजेस अंडर दिस क्लॉज,
The payments made by the employer to employee under clause number A to I exceeds one half of its remuneration, the amount which exceeds one half shall be deemed as a remuneration. मतलब ये कि यहां से लेके यहां तक का जो अमाउंट है, ये वाला यहां तक आई वाला, हमने पहले तो आपको बोला कि सारे एक्सक्लूड करो। अब मान लीजिए अगर आपका रेम्यूनरेशन जो है वो है मान लीजिए 60,000 रुपीज, इन सबको हटाने के बाद 60,000 एक्सक्लूडिंग ऑल आइटम्स, ठीक है, ये सब ऑल आइटम्स मतलब इसमें तो नीचे तक की बात कर रहा हूं, इन सबको हटाने के बाद जो आपका रेम्यूनरेशन और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में यानी ए से लेके जो आई तक के आइटम है, इस ए से लेके आई तक के जो आइटम है उसमें से जो भी मिल रहा है, बट इफ ए टू आई तक का जो वैल्यू है, ध्यान समझिएगा, बट इफ टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स अंडर ए आई इज greater than 50% of remuneration, that is to say अगर 60,000 के 50% यानी 30,000 से ज्यादा है तो एक्सेस इंक्लूड कर लो, एक्सेस इंक्लूड करना है, मतलब अगर इन सब की वैल्यू मान लीजिए 36,000 आ रही है तो हमें कितना शामिल करना है, 6,000, क्योंकि 60,000 का 50% 30,000, हमने कहा उससे जितना ज्यादा है 30,000 से कितना ज्यादा है 6,000, तो 6,000 आपको शामिल करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। आगे आएंगे इसके बाद में हम लोग, for the purpose of equal wages to all the genders and for the purpose of payment to wages, emoluments specified in D, F, G, H shall be taken for computation of wages। यदि बाई चांस कभी ऐसा, क्या पॉइंट बोले, डी एफ जी एच, डी एफ जी और एच, क्या बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि बाई चांस कभी ऐसा लगे कि यार मेल और फीमेल के वेजेस में डिफरेंस आ रहा है, कभी कभी होता ये है, ये जो आप देख रहे हैं कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे फीमेल एम्प्लॉयज है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कोई बायस्डनेस नहीं कर रहे हैं मेल या फीमेल एम्प्लॉयज में, पर जैसे कोई फीमेल एम्प्लॉय है तो उसको हमने कन्वेंस अलाउंस दिया लेकिन मेल एम्प्लॉयज को नहीं दे रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि यार रात के टाइम पे मतलब 7 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो शी माइट फेस सम ट्रबल, तो जस्ट टू सिक्योर हर हमने उनको बोला कि ठीक है आप शाम को कैब से जाया कीजिए और हम आपको जो भी आपका अलाउंस होगा कैब का वो हम आपको देंगे, जस्ट टू गिव अ प्रिविलेज टू हर कि सेफ्टी को, तो कंपनी ने अच्छा ही करा ना यार, इसमें तो कोई गलत बात तो करी नहीं, इसको तो गलत नहीं बोलना चाहिए। अब उस महिला का वेजेस है कम, तो यार देखो कंपनी अपनी जेब से तो कुछ देती नहीं, आज एक मेल, दोनों सेम डेजिग्नेशन पर है, मेल कैंडिडेट का सैलरी है मान लीजिए 1 लाख रुपए और वो फीमेल कैंडिडेट जो है जो कि इक्वल डेजिग्नेशन पर है उसका सैलरी है 85,000। नाउ शी मे क्रिएट अ क्वेश्चन दैट व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन द सैलरी ऑफ द मेल एंड लाइक दिस पर्सन एंड माय सैलरी 15,000, तो हम उनको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मैडम ये वो अच्छा वो अपनी सैलरी में ये सब इंक्लूड नहीं कर रही क्योंकि हमने बोला एक्सक्लूड करने के लिए, तो वो जो 1,85,000 का कंपैरिजन कर रही है, दैट 1,85,000 फिगर एक्सक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस दीज आइटम्स ए बी सी डी एंड ऑल। और अब क्योंकि उन्होंने हमसे ऐसा क्वेश्चनिंग करा तो फिर उनको समझाना पड़ेगा ना कि मैडम हम आपको देखो कन्वेंस अलाउंस दे रहे हैं अलग से जो इनको नहीं मिल रहा है, यदि आप उसको काउंट करके बोलेंगे तो आपका सैलरी 1 लाख से ज्यादा आ रहा है, दैट इज मोर देन हिम, तो आ रहा है, तो कंपनी भी अपना जेब से थोड़ी ना देती रहेगी, ऐसा थोड़ी ना रहता है यार। हाउस रेंट अलाउंस है, कोई फीमेल है, शी इज लाइक अलोन इन द सिटी, बाहर से आई हैं, तो कंपनी को लगा यार देखो मेल एम्प्लॉय है वो अपने आप अरेंज कर लेगा, बट हमें लगा दैट शी इज अ फीमेल एम्प्लॉय, शी माइट गेट ट्रबल इन सर्चिंग आउट अ हाउस, और हो सकता है कि यार इनको थोड़ा प्रॉब्लम आए, तो कंपनी ने एक थोड़ी सी लीनियंसी दिखाते हुए, एक थोड़ी सी कटसी दिखाते हुए उनको एक फ्लैट या एक रूम दिलवा दिया, और कंपनी ने कहा कि जब तक आप अपने हिसाब से अपना कन्वीनियंट नहीं ढूंढ लेते फ्लैट या जो भी है, तब तक कंपनी के गेस्ट हाउस में आप रुको। अभी कंपनी के गेस्ट हाउस में खर्चा होता है भाई, खर्चा होता है, या कंपनी ने उनको होटल में रुकवाया, या कंपनी ने उनको एचआरए दिया कि भैया आप होटल वगैरह में रुक जाओ, हम आपको एचआरए दे देते हैं अभी अभी के लिए, लाइक जितने दिन के लिए आपको रूम नहीं मिल रहा। अब यार वो महिला उसको तो काउंट नहीं कर रही, एंड शी इज कंपेयरिंग हर सैलरी विद सम मेल कैंडिडेट और मेल एम्प्लॉय, और दिस में क्रिएट अ डिस्क्रिमिनेशन।
बिकॉज हर सैलरी, तो अभी हमको बोलना पड़ेगा ना कि मैडम समझो आप, आपको एचआरए दे रहे हैं हम अलग से, वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि तो अभी उसको नहीं मिल रहा है, उसका सैलरी ज्यादा रख रहे हैं, आपको कन्वीनियंट रहे इसके लिए। तो इफ यू इंक्लूड्स दैट फिगर, योर सैलरी माइट बी इक्वल टू द सैलरी ऑफ दैट मेल कैंडिडेट। So just to make that, make sure that there is no gender discrimination in the salary, हमारा जेंडर को लेकर कोई डिफरेंस ना हो, किसी को ये ना लगे कि यार मेल की सैलरी ज्यादा है फीमेल का कम है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने सिर्फ ये करा कि भैया नहीं, हम लोग आप इनको भी शामिल करने के बाद कंपैरिजन करना, अगर कंपैरिजन की बात आ जाए और डिस्क्रिमिनेशन को लेकर इशू, when an employee is given in lieu of whole or part of the wages payable him any remuneration in kind of the employer, the value of such remuneration kind does not exceed 50% of wages shall be deemed part of such wages। ऊपर हमने आपको बोला कोई भी काइंड में अगर वेजेस हो या सैलरी तो नहीं लेना, पर हमने यहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। अगर काइंड में दी गई जो भी गुड्स है का जो वैल्यू है वो आपके रेम्यूनरेशन के 15% से ज्यादा नहीं है तो शामिल कर लेना, अगर उसका अमाउंट रेम्यूनरेशन के 15% से ज्यादा है तो आपको शामिल नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। And due to this definition, employer may have to pay leave encashment, bonus, gratuity at higher rate. The burden of employer will increase। एक मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको लिख दे दिया, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आगे पढ़ते समय ध्यान में रखना। अब आते हैं वेजेस, जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले वेजेस पढ़ेंगे, फिर बोनस पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे अपन सम कॉमन पोजीशन। So let's talk about the wages। Prohibition of discrimination on ground of gender, बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, बिल्कुल आसान सा प्रोविजन है। आपको डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के आधार पे नहीं करना है, राइट। नॉट टू मेक, एम्प्लॉयर शेल नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन, राइट, ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर इन वेजेस। अगर सिमिलर नेचर का वर्क है तो सिमिलर नेचर का वेजेस। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही होता है, अब आप यार ऐसे मत करना, कंपनी के जीएम की सैलरी को, महिला जो है वो है कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर और जीएम मेल है तो उसकी सैलरी से कंपेयर कर रही है कि यार जीएम की सैलरी 3 लाख पर मंथ है, मेरी तो 75,000 है, आप तो डिस्क्रिमिनेशन करते। नेचर ऑफ वर्क सेम है अगर तो, राइट। सच डिस्क्रिमिनेशन शैल नॉट बी मेड इन फॉलोइंग वेज ऑल्सो, इनमें भी नहीं करना, जैसे रिड्यूस द रेट ऑफ वेजेस और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स व्हाइल रिक्रूटिंग द एम्प्लॉइज फॉर द सेम वर्क और सिमिलर नेचर एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ऑफ सच वर्क इज प्रोहिबिटेड। तो सैलरी के आधार पे नहीं करोगे। दूसरी बात, आप जो है रेट ऑफ वेजेस, जैसे सेम नेचर ऑफ काम है और इस काम के पुरुष को मिलेंगे 500 रुपए पर आवर या पर डे, महिला को मिलेंगे 400 रुपए, जैसे अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है, पुरुष बिलदार है तो 600 रुपए, महिला बिलदार है तो 500। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी ना तो सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना अगर पीस रेटेड पे है तो पीस रेट में डिस्क्रिमिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिक्रूटमेंट के टाइम पर भी आप, अरे नहीं नहीं हम लड़कियों को जरा प्रेफर नहीं करते हैं, लड़कों को रखेंगे इस जॉब के लिए, हम लोग लड़कियों को प्रेफर नहीं करते, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आगे है सेक्शन नंबर 6, प्रूफ पावर ऑफ फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन और मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। क्योंकि हम चाहते हैं कि सब ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों को एक मिनिमम इक्वल रेट से वेजेस मिले, सबको मिनिमम इक्वल रेट से वेजेस मिले। अब उसमें हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो सरकार ने बोला कि चलो कोई नहीं जी, हम बता देते हैं कि कितना मिनिमम पीस रेट होगा पर आवर या पीस रेट, और कितना ओवर टाइम का अलाउंस होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर देती है मिनिमम वेजेस। इससे क्या जी, एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, उसका शोषण नहीं होता। सरकार ने कह दिया भैया तुमको पीस रेट वाले में इतने रुपए पर पीस तो मिलेगा, ये ओवर टाइम की रेट होगी तो वो ये होगी, ऐसा उन्होंने उसके अंदर मेंशन कर दिया। क्या इसमें कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है। अब यहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्यों वर्ड हम यूज कर रहे हैं? देखिए अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई बना हुआ है कहीं पर कोई अपना एक्ट है, कमेटी वगैरह है, तो स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी, और जहां पे नहीं है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड लिखने के पीछे हमारा रीजन बस इतना सा है, ये जो मिनिमम वेजेस की रेट है, सरकार इसको समय समय पर रिवाइज कर सकती है। सरकार इस रेट को जो फिक्स करेगी वो पर आवर, पर डे, पर मंथ और कोई भी पीरियड के लिए हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसके लिए फिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ काम पर आवर के बेसिस पे होता है वहां पर आवर करेंगे, जहाँ पर डे के बेसिस पे होता है वहां पर डे करेंगे, जहाँ मंथली बेसिस पे करेंगे। For the fixation of minimum rates of wages, appropriate government shall primarily take into account skill of worker required for that category of work। लाजमी सी बात है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और क्या नाम है पार्शियली स्किल्ड, या उसके लिए सेम कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा ना कौन सेमी स्किल्ड है, कौन स्किल्ड है, कौन हाईली स्किल्ड है, के हिसाब से तो गवर्नमेंट को ध्यान में रखना है। दूसरी बात,
in addition to such minimum rate of wages, certain category of workers take into account their arduousness of वर्क लाइफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। ये बिल्कुल होता है। अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे थोड़ी सी आपको ना ऑड्यूसनेस ज्यादा रहती है, ऑड्यूसनेस का मतलब होता है किसी तरह की डिफिकल्टी ज्यादा होती है, कम टेम्परेचर पे काम करना पड़ता है या हाई टेम्परेचर पे काम करना पड़ता है या एयर कम है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला जा सकता है। नॉर्म्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ रेट ऑफ वेजेस शैल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब। सरकार जो भी नियम बनाएगी उनको ध्यान। आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा या लॉ से या आईसीएमआई से कि वो आपको मॉड्यूल में मिनिमम रेट्स बताएंगे, तो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वेज में? देखो ये कंपोनेंट्स नहीं, तीनों में से कोई एक होगा, तीनों नहीं होंगे, तीनों में से कोई। या तो सरकार आपको बेसिक रेट ऑफ वेजेस बता देगी प्लस स्पेशल अलाउंस एट अ रेट टू बी एडजस्टेड इन वेरिएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सरकार ने बता दिया भैया देखो ऐसा है जी, 900 रुपए पर डे मिलना चाहिए इस काम के, प्लस जिस सिटी में रह रहे हो वहां का जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसके हिसाब से आप एक अमाउंट और ऐड करोगे। छोटी सिटी में तो 900 में 300 और ऐड कर दिए, बड़ी सिटी में 900 में 600 ऐड करे, बहुत बड़ी सिटी है बॉम्बे वॉम्बे या इस तरह का कोई है तो 900 में 900 रुपए ऐड करा। यानी एक तो फिक्स कर दिया मिनिमम वेजेस, वो तो सबके लिए सेम रहेगा। ओवर एंड अबव का जो अमाउंट है वो हमने सिटी के लिविंग इंडेक्स के हिसाब से एडजस्ट कर देना है। दूसरा, बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट। राइट, सरकार ने एक बेसिक रेट ऑफ वेजेस फिक्स करा जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस की तो बात नहीं करी, लेकिन आपको कंसेशनल फूड, कंसेशनल कमोडिटीज सही रेट पर मिल जाए ये बात इंश्योर करने के लिए तो उसमें पहले शामिल कर दिया। ऑल इंक्लूसिव रेट सबसे बढ़िया है। सरकार ने बोला भाई साहब 1700 रुपये मिलेगा सबको, 1600 जैसे सीजीएचएस के अंदर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, यहाँ पर थोड़ा हटके है लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, उनका फिक्स है कि भैया जिस सिटी में सीजीएचएस की डिस्पेंसरी है वहां इलाज कराना है, दूसरी सिटी में जहाँ सीजीएचएस की डिस्पेंसरी नहीं है वहां सरकार आपको एक फिक्स अमाउंट दे देगी साल का, इसमें अपना इलाज आप करवा लो। ठीक है। Cost of living allowance and the cash value of concessions in respect of supplies of essential commodities at concessional rate shall be computed by such authority as may be। काम का पॉइंट हमारे लिए नहीं है। Procedure of fixing and revising the minimum wages, किस तरीके से सरकार मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी, एक मिनट। सरकार मिनिमम वेजेस कैसे फिक्स करेगी? सरकार के पास दो मेथड है, एक है फर्स्ट मेथड और कमेटी मेथड। इसके अंदर सरकार बकायदा एक कमेटी बनाती है, एक अलग से हम कमेटी को अपॉइंट करेंगे। जो कमेटी कमेटी भी अपने अंडर में सब कमेटीज बना सकती है, जो प्रॉपरली इंक्वायरी करेगी अलग अलग टाइप ऑफ वर्कर्स के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर एक मिनिमम रेट ऑफ फिक्स वेजेस का मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेटर लिखेगी, उनको एडवाइस करेगी। इस कमेटी के एडवाइस के बेसिस पे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स की जाएंगी। द वेज रेट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द डे एज मे बी स्पेसिफाइड। सरकार फिर नोटिफिकेशन करके करेगी, और सरकार नोटिफिकेशन जब इशू करेगी तो उसमें मेंशन कर देती है कि भैया कब से ये नियम लागू होगा। अगर सरकार उस नोटिफिकेशन में कोई डेट नहीं बताती तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसके 3 महीने बाद से वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। जो कमेटी हमने बनाई उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कुछ एम्प्लॉइज के, कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि टोटल के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। सेकंड मेथड और नोटिफिकेशन मेथड ऊपर वाले जैसा ही है। यहाँ पे सरकार सीधा नोटिफिकेशन पब्लिश कर देती है और एक जो है रिक्वेस्ट करती है कि भैया जिन लोगों को भी इस ये नोटिफिकेशन में मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स हो गई इस आइटम के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, अब सरकार उनसे बोलती है कि भैया किसी को भी ऑब्जेक्शन है, उसको लगता है कि हमारे लिए जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस किए गए हैं वो कम है, तो वो लोग अगले 2 महीनों में अपना जो है वो बता सकते हैं कि भैया आप हमें इन्फॉर्म करो। 2 महीने का समय आपके पास में है जिस दिन प्रपोजल रखा गया। जो भी रिप्रेजेंटेशन आएंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको ध्यान में रखेगी, एडवाइजरी बोर्ड जो अपॉइंट होगा उसके साथ चर्चा करेगी और फाइनली फिर एक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करके ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल देगी। जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आया उस दिन से वो उसमें लिखा होगा किस दिन से एप्लीकेबल है। यदि उसमें नहीं लिखा तो रूल ऊपर वाला ही है, 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो नियम लागू हो जाएगा। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स द फ्लोर वेजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, जैसे हमने ऊपर बोला, कि एक फ्लोर वेजेस यानी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लिविंग स्टैंडर्ड्स, और अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉयज के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर वेजेस यानी मिनिमम वेजेस फिक्स की जा सकती है।
ये जो फ्लोर वेजेस फिक्स करेंगे, ये ऊपर जो मिनिमम वेजेस फिक्स करी उससे कम ना हो, उससे ज्यादा हो। होता क्या है, सरकार ने ऊपर वाले सेक्शन नंबर 6 के अंदर फिक्स कर दिया भैया 600 रुपए पर डे मिलेगा इस काम। अब सरकार इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कई बार फ्लोर प्राइस फिक्स करती है, यानी इससे ऊपर का, कि भैया लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री वालों को मिलेगा 800 रुपए। क्यों मिलेगा 800? भैया वो धूल मिट्टी में काम करते हैं, दिन भर चूना मिट्टी में काम करते हैं, लाइफ को रिस्क है कि लाइफ बहुत जल्दी से जो है डैमेज हो सकती है। तो एक एक्स्ट्रा कॉम्पनसेट करने के लिए हमने उसको 300 रुपये अलग से दिया। तो हमारा फ्लोर प्राइस जो रहेगा वो मिनिमम प्राइस से ऊपर रहेगा, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अलग अलग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग फ्लोर रेट्स फिक्स कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय हु वर्क फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। यदि किसी, जैसे हमने मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिया 900 रुपया पर डे या 800 रुपया पर डे, अगर कोई इंप्लॉय मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो हमने फिक्स करी है दिन के लिए उससे कम काम करता है, तो देखो प्रोपोर्शनेटली उसका वेजेस रिड्यूस हो जाएगा। जैसे 900 रुपये एक दिन का है, 8 घंटे का, बंदे ने 6 घंटे काम करा, तो 900 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो उसका फिर मिनिमम रेट ऑफ जो वेजेस होगा वो अलग, वो नहीं, कैसे रख सकते, तो कोई 8 घंटे काम ही नहीं करेगा। ठीक है। वर्कर्स ऑन एनी डे लेस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम करिए, he shall be entitled to wages in respect of work done as if he had worked for a full working day, right? Works on any day less than the requisite number of hours on normal working day, he shall be entitled to receive wages in respect of work done on that day as if he had। अब यहाँ पर आपको समझना है क्या, अगर किसी एम्प्लॉय का मिनिमम वेजेस रेट फिक्स कर दिया, ठीक है, अब यहाँ दो बातें हैं तो बहुत मुद्दे वाली बातें हैं, और ये बात आपको नीचे की 2 लाइन पढ़ के समझ, मैंने अभी आपको बोला कि किसी एम्प्लॉय ने 8 घंटे में से 6 घंटे का, अब 9 घंटे का वेजेस है 6 घंटे, सॉरी 8 घंटे का, 9 घंटे का पकड़ लेते हैं, 9 घंटे का वेजेस है 900 रुपया, 6 घंटे का 600 रुपया। वो ये नहीं बोल सकता मिनिमम वेजेस सरकार ने 900 रुपये फिक्स कराया, आप मुझे 900, अरे बिल्कुल फिक्स कराया मिनिमम वेजेस 900 रुपये, पर सरकार ने 900 रुपये 9 घंटे के काम के लिए, 6 घंटे काम करोगे तो 6 से दूंगा ना एक। लेकिन यहाँ भी एक मुद्दा है, एक एक्सेप्शन है, यदि बंदा काम करना चाहता था, उसकी विलिंगनेस थी, काम नहीं कर पाया क्योंकि आपने रिसोर्स नहीं दी, क्योंकि आपने उसको काम एलोकेट नहीं करा, बैठा के रखा हुआ है आपने फालतू उसको, आप काम नहीं दे रहे, तो फिर मुझे बताओ यार, ऐसे केस में थोड़ी ना आप उसको फोर्स कर सकते, फिर तो गड़बड़ बात है ना, ये तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप उसको फोर्स नहीं कर, फिर तो आपको मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा। और ऐसा रियल में होता भी है, किसी दिन फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं है, वर्कर खाली बैठा बीड़ी फूक रहा है, लेकिन भाई साहब वेजेस तो पूरे दिन की लेगा, भाई क्यों ना लूं, मैं तो पूरे दिन आया ना, मैं तो कोई गलती नहीं करी, तुम्हारी फैक्ट्री में मशीन नहीं चल रही है या लाइट नहीं आ रही है या रॉ मेटेरियल खत्म हो, वो आपका प्रॉब्लम है, जो लिखा हुआ भी है। ही विल नॉट बी एंटाइटल फॉर, यहाँ तो हमने लिख दिया कि उसको पूरे, देखो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर तो ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति के लिए नॉर्मल फिक्स वेजेस फिक्स करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पर डे, उससे पूरे दिन के लिए वेजेस मिलेगा, भले ही उसने काम करा या नहीं करा पूरे दिन के लिए। लेकिन नीचे लिख रहे हैं दैट ही विल नॉट बी एंटाइटल इन केस फेलियर टू वर्क इज कॉज्ड बाय अनविलिंगनेस टू वर्क, उसका ही काम करने का मन नहीं था, तो भाई साहब ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा कि कम काम करोगे तो भी पूरा वेजेस मिलेगा, राइट? Wages for two class of works where an employee does or more, two or more class of works and for each of which is different minimum rates is applicable shall be employed in respect of timely occupied in each। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ज्यादा अंदर मत जाना, दिमाग मत लगाना, छोटा सा है। मैं दिन में 4 घंटे यहाँ काम करता हूँ, 4 घंटे वहाँ काम करता हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ। अब 4 घंटे जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे मिनिमम वेजेस पर डे है 800 रुपये, जहाँ काम करता हूँ वहाँ 1000 रुपये, तो उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। वहां आपने 4 घंटे काम करा, 8 घंटे का वेजेस है 800 रुपये, तो आपको 4 घंटे के 400 मिल जाएंगे। वहां 8 घंटे के 1000 रुपए है, तो 4 घंटे के आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। सिंपल, तो बड़ा सिंपल सा है, कोई इसके ऊपर सवाल बनता नहीं। मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क वेयर अ पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क फॉर मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट अ मिनिमम पीस रेट हैज बीन फिक्स्ड, द एम्प्लॉयर शैल पे सच वेजेस नॉट लेस देन मिनिमम टाइम रेट। देखो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन की तो कोई बात नहीं है, वो सवाल नहीं है, लेकिन वैसे एक छोटी बात है कि अगर मान लीजिए पीस रेटेड है और वो वेजेस फिक्स नहीं करी गई, अब पीस रेट में तो सरकार को अलग बताना चाहिए था ना कि पर पीस होता है, वहां तो सरकार ने नहीं बताया, कोई बात नहीं। तो सरकार ने मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखे उसके हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने पर डे फिक्स कर रखा है सिमिलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री में 1000 रुपया, 8 घंटे काम करने के 1000 रुपया, तो आप देख लो कि यहाँ बंदा 8 घंटे में कितने, तो सब 8 घंटे के अंदर ये 8 पीस बना लेता है, तो इसको 100 रुपया पर पीस हम लोग वेजेस दें। ये तब है जब सरकार ने पीस रेटेड वेजेस के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं बनाया हुआ। फिक्सिंग आवर्स फॉर द वर्क फॉर द नॉर्मल वर्किंग डे, कितने घंटे आपको दिन में काम करना है, सरकार इसके लिए भी रूल बना सकती है। ठीक है, मिनिमम वेजेस के लिए तो रूल बनाया,
उसके लिए फिक्स करने के साथ साथ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स विच विल कंस्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे इंक्लूसिव ऑफ वन और मोर स्पेसिफिक। सरकार बिल्कुल बता सकती है कितने घंटे काम करना है, आपको रेस्ट के आवर्स भी बताएंगे। प्रोवाइड फॉर अ डिले सॉरी डे ऑफ रेस्ट इन अ पीरियड ऑफ 7 days अलाउड, सप्ताह में एक दिन का आराम। प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ वर्क ऑन डे एट रेस्ट अ रेट नॉट लेस देन ओवर टाइम रेट। सरकार चाहे तो इस बात के लिए भी नियम बना सकती है, वैसे तो बने हुए हैं कि अगर आपने ओवर टाइम कराया तो डबल रेट से देना पड़ेगा। यदि आपने 7 दिन काम 6 दिन काम कराया तो 7वें दिन आपको छुट्टी देनी पड़ेगी, राइट। और रेस्ट आवर्स कितने रहेंगे ओवर टाइम, और अगर बंदा ओवर टाइम काम करता है तो उसका रेट क्या रहेगा, जो कि डबल होता है। shall apply the provision to point number 1 shall apply to following class of employees with such condition। ये जो ऊपर आपने फिक्स करा मिनिमम कितने आवर काम करना है, क्या उसके लीव्स वगैरह रहेंगी, जो हमने फिक्स करा यहाँ पे सरकार चाहे तो मिनिमम आवर्स फिक्स कर। ये जो नियम है, ये नियम कौन से एम्प्लॉयज पे लगता है, एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन एनी इमरजेंसी which could not have been foreseen or prevented। अब यार वो तो मिनिमम आवर्स कैसे काम, तो कभी कभी ज्यादा भी काम है, कई बार होता है डॉक्टर ऑपरेशन चल रहा है बीच में छुपा नहीं सकता, सोचा था 2 घंटे का लग गया 7 घंटे। भाई साहब डॉक्टर अगले दिन 5 घंटे की छुट्टी पे रहेगा, बोले कल 7 बजे तक काम किया था ना, शाम को 8 बजे रात को 9 बजे भी ऑपरेशन करा था मैं, तभी कल छुट्टी लूंगा, बिल्कुल ले सकते हो, उस दिन में वेजेस नहीं कटेगा आपका। एम्प्लॉयज एंगेज इन द वर्क, जैसे आर्मी वाले, अब आप आर्मी वालों को बोलो तुम युद्ध तो लड़ नहीं रहे, खाली बैठे रहते हो दिन भर। 1999 में कारगिल युद्ध करा, उसके बाद से बम भी नहीं फोड़ रहे तुम, आ ही नहीं रहे, 1999 से लेकर 30 साल होने वाले हैं, काय की सैलरी तुम्हारी, अरे क्योंकि बात होती है कि उनका नेचर ऑफ वर्क कैसा है भाई, जिस दिन आ गया तो तू चला जाएगा कि लड़ने, फिर तब ये लड़ेंगे ना बेचारे, तू तो लड़ने जाएगा नहीं। एम्प्लॉयज एंगेज इन वर्क ऑफ नेचर ऑफ प्रिपेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री वर्क विच मस्ट नेसेसरली बी कैरिड आउट आउटसाइड द लिमिट। अगर कोई क्रिएटिविटी वाला वर्क है, कोई प्रीपेटरी या इस तरह का काम है जो कि प्रीमाइसेस के बाहर ही करना पड़ता है, जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं उनके केस में। एम्प्लॉयज हुज एम्प्लॉयमेंट इज असेंशियली इंटरमीडिएट, जिनका काम दिख तो नहीं रहा लेकिन जिनका काम पूरे प्रोसेस को चलाते समय जगह जगह पड़ेगा। एम्प्लॉयज एंगेज इन एनी वर्क विच फॉर टेक्निकल रीजन हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर डेट इज ओवर, एंड एम्प्लॉयज एंगेज इन वर्क विच कुड नॉट कैरिड आउट एक्सेप्ट इन ऑल द रेगुलर एक्शन ऑफ नेचुरल फूड। यदि आपने कोई भी टेक्निकल रीजन आया उस वजह से आप उतने मिनिमम आवर्स काम नहीं कर पाए तो ये रूल नहीं लगेगा, आराम से मस्त रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। के बाद में पेमेंट ऑफ वेजेस, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जो भी करंट कॉइन है करेंसी उसमें दीजिए, चेक से दे सकते हो, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ट्रांसफर कर सकते हो। फिक्सेशन ऑफ द वेज पीरियड, सरकार अगर चाहे तो एक वेज कर सकती है, चाहे वो डेली हो या वीकली हो या फोर्टनाइटली हो, जैसा भी। जनरली मंथली होता है, पीस रेटेड पे डेली बेसिस पे होता है, बाकी ज्यादातर केस में मंथली होता है, या फिर कोई वर्कर वाली कैटेगरी तो वहां पर डे सरकार फिक्स करेगी कितने क्या सर्विस पीरियड रखना है, वेज पीरियड क्या रखना है। वेज पीरियड का मतलब है कि वेजेस कितने कितने दिनों की देनी। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस डेली बेसिस, अगर डेली बेसिस पर कोई बंदे को पेमेंट देते हो तो महीना खत्म होते ही, सॉरी दिन खत्म होते ही, आज का दिन खत्म हुआ या तेरे शिफ्ट खत्म हुआ, पैसा लेके जाओ। वीकली वेजेस ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, अगर वीकली वेजेस तो साल महीने के खत्म होने के बाद आखिरी दिन। फोर्टनाइटली बेसिस बिफोर द एंड ऑफ द सेकंड डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्टनाइट, अगर फोर्टनाइट 15 दिन में एक काम करते, 15-15 दिन का ब्लॉक है, तो ये बोल रहा है बिफोर द एंड ऑफ सेकंड डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्टनाइट, जिस दिन आपका फोर्टनाइट खत्म हुआ, जैसे 1 तारीख से लेके 15 का फोर्टनाइट है, तो उसके खत्म होने से पहले का जो दूसरा दिन है, मान लीजिए वो शुक्रवार को खत्म होगी, तो आप बुधवार को इसका पेमेंट कर देंगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सिस्टम डे टू डे सिक्योरिंग सक्सीडिंग मंथ। मंथली बेसिस पे तो अगले महीने की 7 तारीख तक आपको पैसा। When an employee has been removed or dismissed from services or retrenched or has resigned from web services or become unemployment due to the closure of establishment, wages payable to him shall be paid within 2 working days of his removal, dismissal or retrenchment। यदि किसी एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला गया, रिजाइन करा या एस्टैब्लिशमेंट के बंद होने की वजह से, तो भैया 2 वर्किंग डे में आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान। अब आता है एम्प्लॉयज की सैलरी से हम डिडक्शन क्या कर सकते हैं वेजेस से, बहुत लंबी लिस्ट है, और बेटा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसके लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है। अब मतलब ये कि ऊपर फाइन्स दे रखा है तो फाइन्स का भी पूरा मीनिंग है, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी का दे रखा है, वो पूरी एक लिस्ट एक और है, तो लिस्ट के बाद भी एक और लिस्ट है। तो किन किन चीजों का पैसा काट सकते हैं आपकी सैलरी से, फाइन्स का पैसा काट सकते हैं,
आप ड्यूटी से एब्सेंट रहे तो उसका पैसा भी काटा जा सकता है। आपकी वजह से कोई भी नुकसान हुआ, एम्प्लॉयर की कोई प्रॉपर्टी है, गुड्स है, मनी है, उसका पैसा काट सकते हैं। हाउस अकोमोडेशन अगर आपको दिया है तो उसका पैसा आपकी सैलरी से काटेंगे, यानी आपको फ्लैट वगैरह दिया या क्वार्टर वगैरह दिया है तो। सच एम्यूनिटीज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर, अगर आपको कोई और एम्यूनिटीज वगैरह भी दी गई हैं, कोई भी सर्विसेज दी गई हैं। डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस ऑफ वॉट एवर नेचर और लोन्स मेड फ्रॉम द फंड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर। यदि कोई भी आपको पैसा उधार दिया है एम्प्लॉयर ने पहले, तो हर महीने सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग काटते हैं, सभी काटते हैं। और कोई फंड अगर लेबर वेलफेयर वगैरह के लिए बनाया है या एम्प्लॉइज को लोन देने के लिए कोई फंड बनाया है, इंटरेस्ट फ्री लोन, तो उसके लिए भी हर महीने आपको लोन दिया तो उसके लिए हर महीने सैलरी में से काटेंगे। डिडक्शन फॉर रिकवरी फॉर लोन्स ग्रांटेड फॉर हाउस बिल्डिंग और अदर पर्पसेस, यदि आपको कोई लोन दिया मकान वगैरह बनवाने के लिए तो उस पर बहुत मिनिमम रेट से इंटरेस्ट लगाकर वो भी आपसे ले सकते हैं। डिडक्शंस ऑफ इनकम टैक्स और एनी अदर स्टैट्यूटरी लेवी लेविड बाय एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि इनकम टैक्स वगैरह का डिडक्शन जिसको आप टीडीएस बोलते हैं। Deductions for subscription to or for the payment of advances from any social security fund or scheme constituted by law, including provident fund or pension fund और health insurance scheme, अगर इस तरह का कोई भी contribution है तो जो एम्प्लॉय का हिस्सा है वो तो काटेंगे ना। डिडक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर कोई एम्प्लॉइज की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है तो डिडक्शंस मेड फॉर द पेमेंट ऑफ फीस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस पेबल बाय हिम फॉर द मेंबरशिप, यदि बाई चांस आप किसी ट्रेड यूनियन के मेंबर हो, सरकारी विभागों में होता है, कई तरह की यूनियंस होती है, उसके मेंबर होते हैं, तो उसका एक हर महीने मेंबरशिप फीस। डिडक्शंस फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस सस्टेन्ड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्लॉइज ऑफ काउंटरफिट बेस कॉइंस और म्यूटिलेटेड, ये रेलवे वाले के केस में है एक्सक्लूसिवली कि अगर रेलवे का कोई भी एम्प्लॉय फटे कटे नोट ले लेता है या कोई फॉर्ज्ड करेंसी ले लेता है तो भैया अपनी जेब से भरो, ध्यान से लेना चाहिए था देख के। फेलियर ऑफ एम्प्लॉय टू इनवॉइस बिल और कलेक्ट और अकाउंट ऑफ अप्रोप्रिएट चार्जेस टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, आपने पैसे लेने तो लिए नहीं, फेयर के पैसे नहीं लिए, कोई वॉरफेज है उसका पैसा, डैमरेज टनेज पैसा जो लगता है ना, जैसे टिकट का पैसा नहीं लिया, किसी का माल ट्रांसपोर्ट करवाया रेलवे के थ्रू, उसकी पर्ची नहीं काटी आपने, भूल गए पर्ची काटना आप, तो वो अपनी जेब से भरो, फिर आपकी सैलरी से कटेगा वो तो काटना ही पड़ेगा। रिबेट्स और रिफंड्स इनकरेक्टली ग्रांटेड बाय द एम्प्लॉय where such loss is directly attributable to his neglect or default, यदि आपने किसी भी तरह की कोई गलती करी उसके वजह से आपको कोई नुकसान हुआ। एंड डिडक्शंस फॉर द कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, अगर इस तरह का कोई भी है तो ये सारा डिडक्शंस आपकी सैलरी से किए जा सकते हैं, जो भी एम्प्लॉय के ऊपर लागू होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ द डिडक्शंस इन एनी वेज पीरियड फ्रॉम द वेजेस शैल नॉट एक्सीड 50%, कहने देखो अगर मान लीजिए डिडक्शंस का अमाउंट इतना ज्यादा हो गया कि वेजेस के 50% से ऊपर जा रहा है तो फिर डिडक्शन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब बाकी नहीं करेंगे, बाकी अमाउंट भी करेंगे, अगले महीने करेंगे। जैसे आपका वेजेस है 50,000 रुपये, डिडक्शन है 30,000, अब आपका वेजेस 50,000 है तो 50% मतलब 25,000, लेकिन डिडक्शन 30,000, तो इस महीने 25 ही करेंगे, बाकी 5 अगले महीने करेंगे। और अगर अगले महीने भी ऐसा हो तो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, लेकिन एंड तक जाएगा पर कटेगा वो तो एक साथ 50, फिर उसके हाथ में कुछ बचेगा नहीं ना। डिडक्शन मेड बाय द एम्प्लॉयर इज नॉट डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ द ट्रस्ट और गवर्नमेंट, जो जो डिडक्शंस आपने ऊपर हमने पढ़े उनमें से जो जो डिडक्शन आपने गवर्नमेंट के नाम पे करे, जैसे टीडीएस राइट काटा, या पीएफ ईएसआई पेंशन फंड का, तो वो गवर्नमेंट के उसमें जमा कराना है। अगर आपने जमा नहीं कराया तो उसके लिए एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी से तो काट लिया आपने। अब एम्प्लॉय की सैलरी से काट लिया और उसके बाद भी आप सरकार को जमा नहीं करा रहे तो कंपनी की गलती मानी जाएगी ना, सरकार की एम्प्लॉय की थोड़ी मानी जाएगी। Any payment made by the employee to the employer or his agent shall deem to be deduction from his wages, काम का नहीं है। Any loss of wages to an employee for a good and sufficient cause resulting from withholding of increment or promotion or including the stoppage of increment, reduction to a lower post or suspension shall not deem to be a deduction। अगर कोई भी एम्प्लॉय गलती करता है तो कोई ना कोई सजा तो देनी पड़ेगी, या तो सैलरी में से काटे भाई नुकसान हुआ भर, या हो सकता है हमने उसका इंक्रीमेंट रोक लिया, प्रमोशन रोक लिया, तो हमने जो भी उसका रैंक है के हिसाब से उसको लोअर पोस्ट दी, सस्पेंशन कर, इसको डिडक्शन नहीं बोला जाता। ये तो इसमें कोई वेजेस वाला पोर्शन थोड़ी ना आया। कई बार होता है कि भैया आपने गलती करी, अब गलती तो बड़ी भरी भारी है, लेकिन हम आपकी सैलरी तो नहीं काटेंगे, बट अब आपका एक प्रमोशन रुक गया, अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो प्रमोशन आपको 6 महीने बाद मिलने वाला था वो गया, उसके बाद मिलता आपको 3 साल बाद, तो वो जो 3 साल बाद मिलता वही मिलेगा सीधा, कर देते केवल, तो उसको डिडक्शन नहीं माना जा सकता। अब ऊपर जो हमने आपको बताया फाइन, तो फाइन में क्या क्या आता है वो देखें। फाइन कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय only for those acts and omission for which previous approval of appropriate government has been obtained।
सरकार ने बकायदा लिस्ट बना रखी है कौन कौन सी चीजों के लिए आप फाइन लगा सकते हो। नोटिस स्पेसिफाइंग सच एक्ट्स और ओमिशन शैल बी एग्जिबिटेड ऑन द प्रीमाइसेस। बकायदा जगह जगह लिखा होना चाहिए कि भैया ये गलती करोगे इतना फाइन, ये गलती करोगे इतना फाइन, जिससे कि एम्प्लॉय वो गलती ना करे। जैसे पुलिस लगाती है ना, शराब पी के वाहन चलाने के लिए 6 माह तक का कारावास। क्यों लगते हैं? कोई ये सोचे कि भैया शराब पी के पुलिस पकड़ेगी, 100-200 में छोड़ देगी तो कोई नहीं, चलाओ। सरकार ने कहा भैया नियम बना हुआ है, ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो सीधा जाएगा थाने में, और थाने से जाएगा सीधा कोर्ट में, और कोर्ट से जाएगा जेल में। और उस बंदे को बता तो दो कि गलती करने वाला हो तो कम से कम समझ जाए। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। जब भी आप फाइन लगाएंगे तो एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी देंगे अपनी बात कहने के लिए। द अमाउंट ऑफ द फाइन इन वन वेज पीरियड शैल नॉट एक्सीड 3% ऑफ द वेजेस। किसी भी एक वेज पीरियड, जनरली वेज पीरियड मंथली होता है, लेकिन अगर कहीं पर क्वार्टरली है या फोर्टनाइटली है, वीकली है, तो वेज पीरियड वाइज चल रहे हैं। एक वेज पीरियड में जो वेजेस मिलेगा उसके 3% से ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए आपकी वेजेस मिलती है वीकली, तो उस वीक में जो आपको सैलरी मिलती है उसके 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉय हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल से कम की उम्र के बच्चे को अगर काम पे रखा हुआ है, अगर अलाउड है तो फिर नहीं काटेंगे। नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉय शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज ऑन विच इज। 90 दिन के अंदर अंदर रिकवर कर लेना फाइन, उसके बाद रिकवर नहीं कर पाओगे। एवरी फाइन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द डे ऑन एक्ट ऑफ ओमिशन। अभी 90 दिन का पीरियड कहां से कैलकुलेट करना है? जिस दिन उसने वो गलती करी। हो सकता है आज गलती करी एम्प्लॉय ने और आपने फाइन लगाया 3 दिन बाद, तो 90 दिन की शुरुआत 3 दिन बाद से नहीं होगी, आज से ही हो गई। All fines and realizations thereof shall be recorded in a register. Realization of all the fines shall be applied only to such purposes beneficial to person employed. जो भी फाइन का अमाउंट आप कलेक्ट कर रहे हो उससे एम्प्लॉयर अपना बिजनेस नहीं चलाता, अपना घर नहीं चलाता। पैसा एम्प्लॉयज के ही वेलफेयर पे खर्च कर दिया जाएगा, अभी नहीं तो बाद में जैसा भी अवेलेबल होगा। आगे चलेंगे। डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। Deductions may be made only on account of absence of an employee from the place or places where the terms of employment he required to work. Such absence being for the whole or any part of the which period। बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बस छोटी सी बात है। अगर आपने जिस जगह आपको काम करना था या जहां आपने काम था, वहां काम करने के दौरान अगर आप अपने काम से एब्सेंट रहे या आपने काम नहीं करा, तो उसके बदले में भैया आपकी सैलरी काटी जाएगी। आपने काम पूरे टाइम के लिए नहीं करा, हाफ डे के लिए नहीं करा, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है। अब सवाल है एब्सेंट का मतलब क्या होता है? एब्सेंट का मतलब है आपने काम करने से रिफ्यूज कर दिया, राइट, रिफ्यूज टू वर्क, राइट, या फिर स्ट्राइक पूरी उसका आप हिस्सा बन गए। और वेयर रीजनेबल इन सर्कमस्टांसेस, यानी अगर मान लीजिए एम्प्लॉय तो काम करना चाहता था लेकिन सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं कर पाया, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, लाइट चली गई थी, या दंगे फसाद हो रहे थे और लॉकडाउन लगा दिया सरकार ने, तो उसको एब्सेंट नहीं बोला जाता। एब्सेंट का मतलब जहां पर वो खुद ही काम नहीं करना चाह रहा, खुद ही रिफ्यूज कर रहा है काम करना, या कोई स्ट्राइक वगैरह का पार्ट बन गया, तो देखो उनको क्या बोला जाता है? एब्सेंस बोला जाता है। द अमाउंट ऑफ सच डिडक्शन shall not in no case peer to the wages payable to employed person in respect of wage period for which reduction is made in a larger proportion than the period for which he was absent, bears the total period within such wage period during which the terms of employment he was required to work। क्या बोल रहे हैं? The amount of the deduction in no case, शॉर्ट में समझाऊं, ये इन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा। जितने दिन काम करा वो दिन कम है, जितने दिन छुट्टी करी उससे ज्यादा। In no case wages payable to employed person wage period for which deduction is made in a larger proportion than the period for which he was absent, right, within such period during which the terms of employment he was required to work। काम ही 26 दिन करना था, हाँ आपने 30 दिन की सैलरी काट ली, ये क्या बात हुई? 26 दिन काम करना था तो बंदा 26 दिन काम नहीं कर रहा मैक्सिमम, 26 दिन की छुट्टी, 26 दिन की छुट्टी तो 26 दिन की सैलरी काटो, 30 दिन की सैलरी नहीं काट सकते। ठीक है जी। If 10 or more employed persons acting in concert absent themselves without any due notice, that is to say without giving notice which is required under the contracts, without reasonable cause, such deduction for many such person may include amount not exceeding his wages for 8। देखो क्या है ना, इसको बोलते हैं यूनिटी का पावर, इसको बोलते हैं मास बंक। बचपन में स्कूल में किया होगा आपने, मास बंक बोला जाता है। अगर एक साथ 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय छुट्टी पे चले गए, चाहे बना बताए गए, राइट, चाहे रीजनेबल रीजन भी नहीं है, तो भी उस केस में आप 8 दिन से ज्यादा की सैलरी नहीं, क्योंकि जनरली ये सिचुएशन बहुत रेयरली आती है और ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसा हुआ है तो मतलब एम्प्लॉयज ने
कोई रीजनेबल रीजन की वजह से ऐसा किया है, तो उस केस में उसे की सजा तो मिलेगी, पर कि सबने करा है तो 8 दिन से ज्यादा की आप सैलरी नहीं काटो। इसीलिए कभी अगर काम करने का मन ना करे तो भैया ऐसा है, जरा मिलके यूनिटी के साथ में डिसाइड करना काम नहीं है। अब बात करेंगे बोनस की। बोनस के लिए क्या प्रोविजन है? तो भैया देखो ऐसा है कि बोनस हर उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को देना पड़ेगा जो प्राइवेट और एस्टेब्लिशमेंट है और 20 या उससे ज्यादा लोग वहां पर काम करते हैं ऑन एनी डे ऑफ अकाउंटिंग। यानी पूरे साल भर में अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हो गए एक दिन के लिए भी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोनस देना पड़ेगा, पहली चीज तो। और मैं आपको यहाँ याद दिला दूं, कहने के लिए बोनस दिवाली से या से जुड़ा हुआ है, बट असल में बोनस एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। एम्प्लॉयर कोई दिवाली का, ईद का, होली के नाम से बोनस बांट देता है, वो तो लोग खुश हो जाते हैं एम्प्लॉय, लेकिन वो ऐसा नहीं है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। ठीक है। अच्छा, पब्लिक एंटरप्राइजेस पर ये नहीं लगता, नॉट एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पब्लिक एंटरप्राइजेस पर ये नहीं लगता है। ठीक है। तो कोई भी अगर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो, लेकिन इधर हमने एक चीज और ऐड करी, अगर किसी अकाउंटिंग ईयर में कोई भी स्टैब्लिशमेंट जो कि पब्लिक सेक्टर का है, वो अपना बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन में करता है, यानी पब्लिक सेक्टर का बिजनेस जो प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन में है, and the income for such business is not less than 20% of gross income of establishment in public sector, right, is not less than, यानी 20% या उससे ज्यादा है, the provision of this chapter shall apply। मतलब क्या है? मतलब ये कि मान लीजिए अगर आज किसी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक कर ली जो कि प्राइवेट सेक्टर भी करता है। अब अगर वो प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, तो जिस ईयर में उस पब्लिक सेक्टर ने वो अंडर एक्टिविटी करी है, बिजनेस वाली एक्टिविटी, जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉम्पिटिशन में, तो ऐसे केस में वो जो प्राइवेट सेक्टर, वो जो पब्लिक सेक्टर है, उसकी अगर उस साल इनकम, उस पर्टिकुलर बिजनेस से जो इनकम है वो टोटल इनकम के 20% से ज्यादा चली गई, तो भैया उस साल तो बोनस बांटना पड़ेगा। यानी आज अगर किसी ने, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने कोई बिजनेस एक्टिविटी कर ली इन कॉम्पिटिशन विद पब्लिक सेक्टर, और उस साल जो उसकी उस बिजनेस से इनकम आई वो आई 20 करोड़, और उसकी टोटल इनकम है 70 करोड़, तो 70 का 20% कितना होता है? 14 करोड़। यानी आपकी टोटल इनकम के 20% से ज्यादा चली गई उस पर्टिकुलर बिजनेस से इनकम, इस साल तो आपको बोनस बांटना पड़ेगा। कौन कौन सी एंटिटीज पे बोनस एक्ट नहीं लगता है उसकी एक छोटी सी लिस्ट नीचे है। पेमेंट ऑफ बोनस इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट: एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन एलआईसी, मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत कोई अगर सीमैन आता है, एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड और लिस्टेड अंडर एनी स्कीम अंडर द डॉक वर्कर्स एंड एम्प्लॉयड बाय रजिस्टर्ड और लिस्टेड एम्प्लॉयर्स, listed employees employed by an establishment and authority of department of central government or state government or local authorities, employees employed by the Indian Red Cross Society or any other institutions of the like nature, universities and other educational institutions, institutions including hospitals, chamber of commerce and social welfare institutions, employees employed by RBI, employees employed by public sector financial institutions other than banking company, which the central government may by notification specify, employees employed by inland water transport establishment operating on routes passing through other country, and employees of any other establishment which the appropriate government by notification exempt, having regard to overall benefit under the other scheme। अगर कोई और स्कीम है जिसमें इस बोनस एक्ट जैसे ही या उससे बेटर प्रोविजन स्कीम है, तो भी एक्ट नहीं लगेगा। बहुत सही सी बात भी है, यदि आपको बेनिफिट मिल रहा है दूसरे एक्ट में, इतना ही है, इससे ज्यादा, तो फिर क्यों इस एक्ट के पीछे पड़े हो भाई? अच्छा, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? देखो मैं वैसे बता दूं, कुछ ज्यादा काम का नहीं है। इट इंक्लूड्स, इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स ऑल डिपार्टमेंट्स। मैं थोड़ा इसको फाइल को बड़ा करता हूँ। अंडरटेकिंग्स एंड ब्रांचेस, ऐसा नहीं है कि आपने हेड ऑफिस पकड़ लिया, सबको शामिल करना, सारे डिपार्टमेंट, सारी ब्रांचेस किसी भी एंटिटी का, वेदर सिचुएटेड इन द सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेसेस, राइट, तो सबको शामिल करके देखेंगे, सारे एम्प्लॉयज को मिलेगा। वेयर इन अकाउंटिंग a separate balance sheet and P&L account are prepared in respect of department undertaking of branch shall be treated separate establishment। यदि बात चीज आपकी कोई पर्टिकुलर ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, उसको आपने बिल्कुल अलग, उसका P&L बैलेंस शीट अलग बन रहा है, उसकी सब कैलकुलेशन अलग हो रही है, तो उस केस में उसका सेपरेट आप डिसाइड करें कि बोनस देना है या नहीं। अरे इसके पीछे छोटा सा रीजन है, क्योंकि बोनस जो निकलता है ना, वो निकलता है, हम एक कैलकुलेशन करेंगे अभी कि बोनस का अमाउंट कैसे निकाला जाता है। तो उसकी कैलकुलेशन में हम ऐसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट को पहले
इसमें कन्वर्ट करो, फिर इसका 60% या 67% आपको जो है यूज करना है अमाउंट बोनस बांटने के लिए। इस तरीके से उन्होंने प्रोविजन को बनाया हुआ है। अब चूंकि जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सारे डिपार्टमेंट, सारे ब्रांचेस जो है, सारे जो भी सेगमेंट है, सबके प्रॉफिट को जोड़ते हैं, तभी तो कैलकुलेशन करेंगे, वरना तो फिर बोनस के नाम पर कुछ मिलेगा ही नहीं। पर अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट का जो बैलेंस शीट है वो सेपरेटली बन रहा है, अलग से बन रहा है, बन ही रहा है अलग से, तो उसका P&L बैलेंस शीट अगर अलग बना हुआ है तो ऐसे केस में उसके लिए फिर अलग ही कैलकुलेशन करें, क्योंकि वो तो अलग P&L बैलेंस शीट बना रहा है ना। अब आता है अमाउंट एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। एक तो बोनस किसको मिलेगा और बोनस मिलेगा कितना। एन एम्प्लॉय शेल बी एलिजिबल फॉर बोनस हु इज ड्रॉइंग सैलरी नॉट एक्सीडिंग द लिमिट सेट बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हर उस एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा जो कि जितनी गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स करी उससे ज्यादा सैलरी उठा, एंड हैज वर्कड एटलीस्ट 30 डेज इन एन अकाउंटिंग, और कम से कम साल में 30 दिन काम करो। 30 दिन भी काम नहीं करा, बोनस मांगने आ जाएगा, ऐसा अच्छा लगता है कि तो कम से कम साल में 30 दिन काम करा हो, प्लस जो कम से कम उतनी सैलरी ले रहा हो या उससे ज्यादा सैलरी नहीं ले रहा हो जो लिमिट है फिक्स की गई। When an employee is having salary more than the limit, then bonus payable shall of the employee shall be calculated as if wages were amount determined by AG। अगर बाई चांस किसी की सैलरी 15,000 से ज्यादा है, कितनी को बोनस देना चाहते हो दे दो, 15,000 की सैलरी मानते हुए बोनस, यानी आप उसकी सैलरी तो 50,000 है, पर आप बोनस क्या मानते हुए दोगे, उसकी सैलरी 15,000 है ऐसा मानते हो। अभी अपन चलेंगे अमाउंट ऑफ बोनस पे। अमाउंट ऑफ बोनस कितना रहेगा, तो अमाउंट ऑफ बोनस है 8.33 मिनिमम वेजेस का 8.33% और 100 whichever is higher। Such minimum bonus is payable whether or not employer has allocable surplus। और अभी ये allocable surplus क्या है, available surplus क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तो मिनिमम वेजेस बोनस है कि भैया कंपनी के पास जनरली क्या होता है, हम प्रॉफिट जो होता है उसमें से कैलकुलेट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं अवेलेबल सरप्लस, देन उसमें से भी हम एक पोर्शन पकड़ते हैं अलोकेबल सरप्लस, उसमें से बोनस बांटते हैं प्रॉफिट में से, क्योंकि बोनस का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट में से बांटा जाता है, ध्यान रखना। सैलरी तो आपने दे दी ना, जब P&L बनाया होगा आपने, तो P&L बनाते समय आपने उसमें से जो भी सेल्स रेवेन्यू आया होगा उसमें से आपने खर्चे लेस करे होंगे, तो सैलरी भी लेस करी। अब जो बचा वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से बोनस दिया जाता है। तो प्रॉफिट को हम पहले अलोकेबल सरप्लस में कन्वर्ट करते हैं, फिर अवेलेबल सरप्लस में, फिर उसको भी हम अलोकेबल सरप्लस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में आपके पास अलोकेबल सरप्लस नहीं, यानी प्रॉफिट नहीं है, या प्रॉफिट है लेकिन जब उसको अवेलेबल सरप्लस में कन्वर्ट करा वो बच ही नहीं रहा, या अवेलेबल सरप्लस को जब अलोकेबल सरप्लस में कन्वर्ट करा तो वो नहीं के बराबर है, तो उस केस में भी मिनिमम बोनस तो जाएगा सैलरी का 8.33% या 100 रुपीज विच एवर इज हायर। ये तो देना, और अगर ये नहीं दिया तो अगले साल देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल देना पड़ेगा। अच्छा, मिनिमम बोनस के अलावा कितना बोनस देना है, देखो ये डिपेंड करता है। एन एम्प्लॉयर शेल बी लायबल टू पे अमाउंट ऑफ बोनस मोर देन मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस in case allocable surplus exceeds amount of minimum bonus payable, right? In such case bonus will be an amount in proportion to wages। अब देखो, अभी मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। यदि अलोकेबल सरप्लस जो है मिनिमम बोनस से ज्यादा आ रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा रफ कैलकुलेशन बताता हूँ। सैलरी निकालते हैं, 100 एम्प्लॉय की सैलरी में मिलाकर जो टोटल सैलरी आ रही है वो आ रही है मान लीजिए 10 करोड़। अब मिनिमम बोनस कितना देना है, 8.33%, यानी 10 करोड़ का अगर मैं 8 तो क्या आएगा, 80,33,333 रुपये, 80,33,333, ये हमारा आएगा मिनिमम बोनस। 100 रुपीज मत पकड़ना, हमने कहा था 8.33% और 100, तो 100% और 8 ना, इसमें तो ये ज्यादा है। अब ये तो देना ही देना है। यदि किसी साल एनपी को आपने अवेलेबल सरप्लस में कन्वर्ट करा, उसको अलोकेबल सरप्लस में कन्वर्ट करा, तो ये जो अमाउंट है अलोकेबल सरप्लस, ये आ रहा है 1,05,00,000। तो भैया ये जो डिफरेंस है ये देना, यानी आपको पूरे 1,05,00,000 रुपए बांटने, और 1,05,00,000 सैलरी के प्रपोर्शन में बटेगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला, अगर अलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स अमाउंट ऑफ मिनिमम बोनस पेबल which shall be an amount in proportion to wages earned by employee during the year, and where there is an agreement, एक तो कंडीशन ये हो गई, तो an employer shall be liable to pay amount of bonus more than minimum। मिनिमम से ज्यादा कब देना है, जब आपका लोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा हो।
मिनिमम बोनस से ज्यादा बोनस कब देना है? जब आपका अलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से ज्यादा हो, या फिर एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या एम्प्लॉइज को आपने कमिटमेंट कर दिया, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू पे बोनस ऑन प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बोनस देंगे, तो फिर मिनिमम मैक्सिमम का कोई कॉन्सेप्ट, मिनिमम का तो कम से कम नहीं होता, जो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बोनस देना पड़ेगा, भले ही आपके पास अलोकेबल। दोबारा समझो, मिनिमम बोनस तो हर केस में देना है, हर एम्प्लॉय को देना है, देना ही पड़ेगा। मिनिमम से ज्यादा बोनस कब दोगे? जब आपका अलोकेबल सरप्लस मिनिमम से ज्यादा है, या फिर एम्प्लॉय के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉय के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और एम्प्लॉय को पहले ही आपने कहा था कि भैया तुझे प्रोडक्टिविटी बोनस मिलेगा, यानी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तुझे हम बोनस देंगे, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ज्यादा अच्छा बोनस देंगे, कम अच्छा परफॉर्म करेगा कम अच्छा बोनस देंगे, तो उसे भी आपको बोनस ज्यादा देना पड़ेगा अगर अलोकेबल सरप्लस है या नहीं। पर किसी भी केस में, चाहे किसी भी केस में, आपका बोनस वेजेस के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एम्प्लॉयर ने कमिटमेंट किया था कि भैया तुझे हम लोग प्रोडक्टिविटी बोनस देंगे, तो भी बोनस का अमाउंट आपकी वेजेस के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये अलोकेबल सरप्लस कैसे निकलता है अवेलेबल, ये मैं आपको बताऊंगा, बस इतना समझ लें, एनपी से अवेलेबल सरप्लस निकाला जाता है, यानी एनपी को हम कन्वर्ट करेंगे अवेलेबल सरप्लस में, कुछ चीजें ऐड लेस करके, इस अवेलेबल सरप्लस से बनता है अलोकेबल सरप्लस। एक बात, इन द फर्स्ट फिफ्थ अकाउंटिंग ईयर in which employer starts selling goods produced or manufactured from such establishment, bonus shall be payable only in respect of accounting year in which drives profit। एक छोटी सी हमने आपको छूट कि जिस साल में आपका एंटिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसके अगले 5 साल उसी अकाउंटिंग ईयर में आपको जो है बोनस देना है जिसमें प्रॉफिट हुआ। एक छूट, क्योंकि नया नया बिजनेस होता है, तो सब जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, नए बिजनेस में हमेशा लॉस ही होता है। उसमें यार आप एम्प्लॉयर को फोर्स कर दोगे बोनस तो भैया देना पड़ेगा, तो बेचारा मर जाएगा यार, का थोड़ा ख्याल करो। का ख्याल रखते हुए हमने आपको बोला कि उधर हम उसी साल प्रॉफिट, जिस साल प्रॉफिट उस साल देना। फॉर द सिक्स्थ एंड सेवंथ अकाउंटिंग ईयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36 अप्लाई। ठीक है, अच्छा ऊपर देखते हैं, हाउएवर इन दैट ईयर इन विच प्रॉफिट राइज प्रोविजन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ गिफ्ट्स शैल नॉट अप्लाई। मतलब अगर किसी साल, जैसे इन 5 सालों में हमने जनरली क्या होता है, जिस हर साल मिनिमम बोनस देना है, किसी साल अगर आप मिनिमम बोनस नहीं दे पाए, तो वो हम लोग आगे लेके जाते हैं, सेट ऑन करते हैं कि भैया अगले साल के प्रॉफिट में से तुमको दे देंगे, तो अगले साल के प्रॉफिट में से अगले साल का बोनस भी देंगे और इस साल का भी देंगे, राइट। या फिर कई बार क्या होता है कि इस साल मिनिमम बोनस दे दिया, उससे भी ज्यादा दे दिया, राइट, और मैक्सिमम मैक्सिमम कितना 20%, उससे भी 20% भी दे दिया, उससे ज्यादा देना ही नहीं, फिर भी अलोकेबल सरप्लस बचा हुआ है, यानी 20% देने के बाद भी हमारा अलोकेबल सरप्लस बचा हुआ है। तो भाई साहब ऐसी परिस्थिति में आप जो बचा हुआ है ना, उसको अगले साल लेके जाओ, क्योंकि इस साल तो आपके पास में है, मैक्सिमम भी दे दिया, अगर अगले साल नहीं हुआ तो, इसलिए हमने बोला अगले साल के लिए उठा के रख दो। कितना रखना है वो मैं आके बताऊंगा। अच्छा, सिक्स एंड सेवन अकाउंटिंग ईयर में क्या होगा, द प्रोविजन शैल अप्लाई सेक्शन 36 सेट ऑन सेट ऑफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 36 में बताएंगे आपको हम सेट ऑफ, ये जो सेट ऑन सेट ऑफ है ये कैसे करना है वो बताएंगे आपको, बहुत सिंपल है, वैसे तो बहुत सिंपल है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिक्स अकाउंटिंग ईयर से सेट ऑन सेट ऑफ चालू हो जाएगा। एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी पेनी लोकेबल सरप्लस सेट ऑन सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स अकाउंटिंग ईयर। पांचवें साल, छठे एंड सातवें से चालू हो रहा है, लेकिन समझना पांचवें से, पांचवें साल लास्ट ईयर है, पांचवें साल में अगर कोई अमाउंट कम पड़ गया तो छठे साल से सेट ऑफ होगा, छठे साल में कम पड़ गया तो सातवें से सेट ऑफ, या पांचवें में अगर ज्यादा है मैक्सिमम देने के बाद तो छठे में ले जाओ, पहले दूसरे तीसरे चौथे में सेट ऑन सेट ऑफ नहीं लगता है, नहीं पहले साल में अगर प्रॉफिट नहीं है और मिनिमम बोनस नहीं दे पा रहे, तो उसको अगले साल में से सेट ऑन नहीं करेंगे, देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, क्योंकि हमने फिर एग्जामेशन का मतलब ही क्या हुआ, पहले साल में प्रॉफिट नहीं है तो मिनिमम बोनस नहीं दे पा रहे, तो उसको अगले साल के प्रॉफिट में से नहीं देना, देना ही नहीं है, सेट ऑन सेट ऑफ नहीं होगा। दूसरे में भी ऐसे होगा, तीसरे में भी ऐसा होगा, चौथे में भी ऐसा। यदि मान लो पहले में प्रॉफिट नहीं है, बोनस नहीं दिया, सेट, दूसरे में प्रॉफिट नहीं है, बोनस नहीं दिया, तीसरे में बहुत प्रॉफिट हो गया, इतना हो गया कि मैक्सिमम देने के बाद भी बच गया, तो जनरली क्या होता है कि अगर अलोकेबल सरप्लस जो है हमारा, वो मैक्सिमम बोनस देने के बाद भी बच जाता है, तो अगले साल में ले जाते हैं, आपको नहीं लेके जाना, पहले दूसरे तीसरे चौथे साल में आपको आगे लेके नहीं जाना है।
सारी बात समझ में? पहले दूसरे तीसरे चौथे साल में आगे लेके नहीं जाना, लेके ही नहीं जाना आपको आगे। समझ गए आप मेरी बात? पांचवें से लेकिन चालू हो जाएगा। पांचवें में अगर आपका एक्सेस है तो आप छठे में लेके जाओगे, ठीक है नहीं? ऐसे ही सातवें अकाउंटिंग ईयर में क्या होगा, देखो, फॉर द सेवंथ अकाउंटिंग ईयर इट शैल बी मेड टेकिंग इनटू अकाउंट 5 6 7। ये ऊपर एक ही था, दो बना दी। छठे में तो पांचवें को कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हो छठे में। सातवें में पांच और छह दोनों को कर सकते हो। आठवें से तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर ये प्रोविजन में कोई दिक्कत आ भी गई ये वाले, तो कोई छोड़ देना, नॉट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी काम का नहीं है। मेरी बात मानो, आगे सेक्शन 36 आएगा, वो बहुत काम का है। ये काम का नहीं, बस इतना याद रख लेना, शुरू के 5 साल में आपको सेट ऑन सेटअप नहीं लगाना। यदि पैसे नहीं है, अलोकेबल सरप्लस नहीं है मिनिमम बोनस देने के लिए, तो नहीं देंगे। ज्यादा है, मैक्सिमम देने के बाद भी बच रहा है, तो आगे लेके नहीं जाना, बस। ठीक है जी, तो ये सब पॉइंट कुछ काम के नहीं है। हाँ, ये एक छोटा सवाल पूछ सकता है, फ्रॉम विच ईयर द सेट ऑन सेटअप प्रोविजन इज अप्लाइड, तो 8वां साल। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं और इस पे लिख दे रहा हूं आगे, एमसीक्यू आ सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ के जा रहा हूं। The provision given in point number 3, 4, 5 for applying new departments, undertaking or branches set up by existing establishment। अभी जो ऊपर आपने सेट ऑन सेटअप का पढ़ा, वो नए बिजनेस में तो लगता ही है, पर कई बार नया बिजनेस नहीं है, पुराना बिजनेस है, पर नई कोई ब्रांच का कोई डिपार्टमेंट आपने नया बनाया तो ऊपर तो लगेगा, उसमें भी 5 साल तक। According to section 27, where an employee has not worked for all the working days in an accounting year, the minimum bonus is higher than 8.33% of salary of wages for which employee has worked in that accounting year, such bonus shall be proportionately reduced। मतलब ये कि उसने काम तो पूरे साल भर करा नहीं, लेकिन उसका जो पूरे साल भर की वेजेस बनती, जो वो काम करता और बनती, उसका जो 8.33% आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, तो उसको प्रोपोर्शनली रिड्यूस कर देंगे, देश के हिसाब से निकाल देना। जैसे पूरे साल भर काम करता तो उसका वेजेस का 8.33% अमाउंट निकाला, उस अमाउंट को डिवाइड कर देना 365 से मल्टीप्लाई कर देना, जितने साल उसने काम, उसने ऑटोमेटिकली रिड्यूस। तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें। अलोकेबल सरप्लस कितना माना जाता है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, नेट प्रॉफिट से बनेगा अवेलेबल, अवेलेबल सरप्लस से बनेगा अलोकेबल सरप्लस। अलोकेबल सरप्लस कितना होता है? ये होता है अवेलेबल सरप्लस का 60% और 67, यानी अगर बैंकिंग कंपनी है 60% होगा, यदि बैंकिंग कंपनी नहीं है तो 67% रहेगा। ठीक है, अगर बैंकिंग कंपनी है तो 60%, बैंकिंग कंपनी नहीं है तो 67%। राइट, तो ये तो बड़ा सिंपल है। अलोकेबल सरप्लस निकालना मुश्किल काम नहीं है। अवेलेबल सरप्लस का 60 और 67%, अगर बैंकिंग कंपनीज है तो 60% ले लेना, अगर नॉन बैंकिंग कंपनीज है तो 67%। अब सवाल आता है अवेलेबल सरप्लस क्या लेना है। तो देखो बेटा, अवेलेबल सरप्लस का मतलब क्या है? द अवेलेबल सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर शैल बी द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर दैट ईयर आफ्टर एडिंग द सम रेफर्ड इन सेक्शन 33 एंड डिडक्टिंग देयर फ्रॉम द सम्स रेफर्ड इन सेक्शन 34। ये क्या बोल रहे हैं? तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा आसान है। जीपी में से कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, वो सारी चीजें सेक्शन 33 वाली चीजें ऐड कर देना और सेक्शन 34 वाली लेस कर। ये आपका जो भी जीपी आ रहा हो ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से सेक्शन 33 की चीजें ऐड करनी है और सेक्शन 34 में जो आइटम है वो लेस कर दे। तो अब सेक्शन 33 की कौन से आइटम है? पहला है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द टैक्स एज पर सेक्शन 35 ऑन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, amount of the tax as per section 35 on gross profit immediately preceding financial year after deducting therefrom the amount of the bonus। अब आप कहेंगे बड़ा बहुत आसान, पिछले साल अमाउंट ऑफ टैक्स को इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी अगर आप हम 23-24 के लिए बोनस निकाल, तो आपने पकड़ना है जीपी 23-24 का, जीपी लेना है आपको 23-24 का। उसमें क्या ऐड करना है? उसमें ऐड करना है, ध्यान से समझना, 22-23 का, ठीक है, जो भी जीपी है उसके ऊपर कितना जीपी पर टैक्स, 23-24 का नहीं, 23-24 में ऐड करना है कि 22-23 का जो जीपी है, जीपी पर टैक्स। ये जीपी कौन सा है? ये जीपी है बिना बोनस का अमाउंट लेस करे, जीपी बिना बोनस का अमाउंट लेस करे हुए। और ये क्या है? ये है जीपी,
ये भी कब का है, 22-23 का, पिछले साल का, आफ्टर डिडक्टिंग बोनस अमाउंट पर टैक्स, इनकम टैक्स। अब जो डिफरेंस है वो पकड़ो, यानी पिछले साल जीपी था आपका मान लीजिए 3 करोड़, उसके ऊपर जो टैक्स बना, पिछले साल जीपी था 3 करोड़, जी 3 करोड़ में से हमने मान लीजिए 1 करोड़ 70 लाख का टैक्स चुका दिया था, तो 1 करोड़ 30 लाख जो हमारा, सॉरी 3 करोड़ में से आपने 90 लाख का टैक्स चुका दिया, सॉरी 1 करोड़ का बोनस चुका दिया, तो 1 करोड़ का बोनस चुकाने के बाद बचा 2 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर टैक्स, यहाँ 3 करोड़ पे टैक्स, यहाँ 2 करोड़ पे टैक्स। अब भी जो टैक्स का डिफरेंस आ रहा है वो आपको ऐड कर, क्यों, पिछले साल आपने चूंकि जीपी में से बोनस दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, तो टैक्स, प्रॉफिट पे टैक्स भी कम लगाना। हम ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले साल बोनस बांटने से कितना टैक्स बचा, 3 करोड़ पे टैक्स निकाला, 2 करोड़ पे टैक्स निकाला, इनका डिफरेंस, यानी इस अभी जो डिफरेंस आएगा ये पता है कौन सा टैक्स है, ये टैक्स है बोनस के अमाउंट पे, 3 करोड़ का, 2 करोड़ का, इनके बीच में जो 1 करोड़ का अमाउंट है उस पे टैक्स का जो अमाउंट बच गया उसको ऐड करना है। तो बच्चों एक्चुअली थोड़ी सी लाइट चली गई थी, इस वजह से बीच में अपनी डिसरप्शन हो गया, कंटिन्यू करते हैं वापस से। तो ये हम लोगों ने कहा कि टैक्स का जो अमाउंट है वो अपने को इसके अंदर ऐड करना है, बेसिकली टैक्स का अमाउंट भी नहीं, जो अपन ने बोनस दिया उस पे जो टैक्स अपना बच गया वो टैक्स अपने को ऐड कर देना है, क्योंकि पिछली बार समझो ना वो एम्प्लॉय का ही तो है ना, हम क्या निकाल रहे हैं, हम यही तो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि बोनस का अमाउंट कितना होना चाहिए, अलोकेबल सरप्लस ही तो पहुंचना है हमें। तो जब हम लोग जीपी से अवेलेबल सरप्लस पे आ रहे हैं तो उसमें हमें वो अमाउंट ऐड करना चाहिए ना जो एम्प्लॉय को लास्ट ईयर बोनस देने की वजह से हमारी सेविंग हुई, तो बोनस देने की वजह से जो टैक्स हमारा बचा वो हमने ऐड कर दिया। अब डिडक्शन क्या करना है, देखो, डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ, ये तभी करना जब आपने डेप्रिसिएशन पहले से लेस नहीं करा हुआ है, यदि पहले से लेस करा हुआ है तो दोबारा नहीं करना। एनी डायरेक्ट टैक्स व्हिच द एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे फॉर द अकाउंटिंग ईयर, ये भी लेस करना है, अगर आपने कोई भी टैक्स पे करा इनकम टैक्स तो वो लेस करें। सच फर्दर सम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी तो हाल फिलहाल ऐसी कोई लिस्ट हमारे पास है नहीं, यदि कोई ऐसी लिस्ट हुई तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे अमाउंट लेस करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, कंसीडरेशन इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस, इस समय आप कैलकुलेशन करें कि डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट कितना लेस करना है, राइट, बिकॉज हमने कहा कि डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट आपको लेस करना है, तो डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट कितना लेस करना है वो करें, तो ये कैलकुलेशन, अब देखो यहां से आप समझो ये बहुत ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, बहुत परेशान नहीं होना है, दे जनरली डोंट आस्क एनी क्वेश्चन ऑन इट, राइट, सो वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट, सर ये कैसे याद करेंगे, एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ध्यान रखिए छोटी छोटी सी बातें हैं। In calculating such tax, no account shall be taken off carried forward losses for any previous accounting year and areas of the depreciation carried forward from the previous year। यहां पे ध्यान रखिएगा, बोनस के लिए हम लोग जब करंट ईयर के जीपी में टैक्स का अमाउंट लेस करेंगे, जैसे अभी ऊपर लिखा ना आपने ये वाला, ये देखो, तो थोड़ा अलग कैलकुलेशन है, यानी आप नॉर्मली जैसे आप टैक्स निकालते हैं ना, नॉर्मली आप टैक्स कैलकुलेट करते, नॉर्मली वैसे आप टैक्स कैलकुलेट करते, वो जो भी करोगे आप वो जमा कराओ इनकम टैक्स में, उसको छोड़, ये एक अलग सेपरेट कैलकुलेशन, यानी आप जब ये कैलकुलेशन करें तब उस समय आप जो है बाकी सब चीजों को भूल जाना कि मैंने इनकम टैक्स का क्या रिटर्न फाइल करा, वरना ये मिसमैच हो जाएगा। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक सेपरेट कैलकुलेशन है, हम दोबारा से एक तरीके से टैक्स निकाल रहे हैं इस पर्पस के लिए, और इनकम टैक्स पर्पस के लिए कि लास्ट ईयर मैंने इनकम टैक्स दिया था, वो कैलकुलेशन अब करंट ईयर का जीपी है, उसमें से ये जो टैक्स है ना ये करंट ईयर का है, ये ध्यान रखना, करंट ईयर के जीपी पर टैक्स ये वो है, ऊपर जो आपने एडजस्टमेंट किया था वो तो पिछले साल के जीपी पर जो टैक्स था उसका डिफरेंस, ये जो टैक्स है करंट ईयर के जीपी पर टैक्स है। तो कंसीडरेशन इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसमें हमने बोला कि एक तो पिछले सालों के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अगर कोई है तो उनको भी आपको लेस नहीं करना, कोई एरियाज ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह हैं व्हिच हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, उसको भी आपको यहाँ पे सेट ऑफ वगैरह कुछ नहीं करना। विद एम्प्लॉयर इज अ रिलीजियस और अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन whose whole or any part of its income is exempt from the tax, such institutions will be treated as if it were a public company। अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, जनरली तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में बोनस दिया ही नहीं जाता है, फिर भी अगर वो बोनस दे रहे हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल, तो उनकी इनकम पे टैक्स क्योंकि एग्जेम्प्टेड होता है अंडर सेक्शन 11 एंड 12, बट आप फिर भी उस पर कैलकुलेट करेंगे टैक्स ये मानते हुए कि उसकी वो एक कॉर्पोरेट है, तो कॉर्पोरेट होता तो कैसे टैक्स लगता,
whether employer is an individual or HUF, the tax payable by such employer under the Income Tax Act shall be calculated on the basis that income derived by him from the establishment of his only income. जनरली इंडिविजुअल की रिटर्न हम जब फाइल करते हैं तो उसमें पीजीबीपी के अलावा और भी बहुत सारी इनकम होती है, तो आप उसकी इनकम में पीजीबीपी की ही इनकम है, बाकी इनकम को हटा दें अब कैलकुलेशन के लिए और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है उसके ऊपर टैक्स निकालना है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस, with the income of any employer includes any profits and gains derived from the export or any rebate on such income is allowed relating to direct taxes, then no account shall be taken of such rebate. अगर आपने कोई भी रिबेट वगैरह लिया है तो वो हटा दें. अगेन बार बार बोल रहा हूं इस कैलकुलेशन के. No account shall be taken of any rebate other than development rebate or investment allowance or development allowance or credit or relief or deductions in the payment of any direct taxes allowed under the law for the time being in force relating to direct taxes. कोई भी डेवलपमेंट रिबेट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वगैरह आप लोगों ने टैक्स में पढ़ा होगा, वो कोई एग्जाम्पशन अगर मिलता है तो उसको भी आपको काउंट नहीं करना है. ठीक है, तो कुछ बातें जो आप ध्यान में रखेंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, not very important. So for exam, if you don't want to learn it or you're not capable to learn it, so you may leave this, not important for exam. ठीक है, so keep this in your head और ज्यादा बॉदर नहीं होना है. मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैसे निकालने, देखो. एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव वर्कड इन एन एस्टैब्लिशमेंट इन एनी वर्किंग, क्योंकि हमने पीछे कहा था आपको कि 30 डेज नॉर्मली आपको काम करना है, उससे कम में तो हम आपको बोनस देंगे ही नहीं. तो जितने दिन आपने काम करा काउंट करो. ये कुछ हम दिन बता रहे हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पीछे के कई एक्ट में बता चुका हूं. इन डेज में अगर आपने काम नहीं भी करा तो हम यही मानते हैं आपने काम करा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना मिनिमम नंबर ऑफ 30 डेज आपको. फिर सेकंड एक और है आपका, बोनस प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगा अगर आपके नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम है. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज यू वर्कड एक्चुअली, ये निकालते समय जितने दिन आपने काम करा वो तो लेना ही है, और इन दिनों में आपने काम नहीं करा तो भी लेना है. सी, he has been laid off under an agreement or as permitted by standing order. अगर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट के तहत आपको छुट्टी दी गई है तो उन दिनों में आपने काम करा, ऐसे माने. you're on leave with the salary or wages, यानी आपकी पहले की लीव्स बहुत सारी पड़ी हुई हैं, उन लीव्स को आपने यूज करा, एंजॉय करा, और तो वो भी विद सैलरी होती है, वो भी वर्किंग डेज में ही है, तभी तो आपको सैलरी मिल रही है. तो यही माना जाता है उस दिन आपने काम करा. He has been absent to temporary disablement caused by accident arising out of course of his employment. काम के दौरान कोई एक्सीडेंट हो गया, छुट्टी लेनी पड़ी, तो बिल्कुल उस दिन आपने काम करा ऐसा माना जाएगा, या उन दिनों में आपने काम करा ऐसा माना जाएगा, बदले में पैसा मिलता है. एंड द फीमेल एम्प्लॉइज आर ऑन द मैटरनिटी लीव विद सैलरी ऑन वेजेस, जनरली ये 12 वीक तक की मिलती है मैक्सिमम, तो वो भी यहाँ पे अलाउड रहेगा. ठीक है. आगे है डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बोनस, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा. मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मैं इसको 5 स्टार लगा रहा हूँ. 5 स्टार जिस पर हम लगाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लाइक देयर इज अ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. An employee shall be disqualified from bonus under this act if he is dismissed from the services for fraud, riotous or violent behavior, theft, misappropriation or sabotage of any property, और conviction for the sexual harassment. इनमें से भाई साहब किसी भी चीज के लिए अगर आपके ऊपर चार्ज लगा, लाइक फ्रॉड के लिए, रॉयटस बिहेवियर के लिए, वायलेंट बिहेवियर के लिए, राइट, और कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हेरासमेंट एंड मिसअप्रोप्रिएशन और सबोटेज मतलब नुकसान पहुंचाना, तो ये सब चीजें के केस में आपका वो रोक दिया जाएगा बोनस, क्योंकि बनता भी है ना. ये तो बहुत सीरियस वाले ऑफेंस है, लाइक फ्रॉड करना, रॉयटस वायलेंट बिहेवियर मतलब दंगा फसाद, थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी का नुकसान, कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हेरासमेंट, लाइक ये सब चीजें तो बहुत सीरियस क्राइम है, रुकना ही चाहिए. And if employee is dismissed from the services for any act of misconduct, he stand disqualified from receiving. Pandian Roadway Corporation का केस लॉ भी है. They cleared it very clearly that you won't be allowed to do any of the things and you won't be able to get bonus in all these cases. चलिए उसके बाद में आता है सेट ऑन सेट ऑफ, विच इज अगेन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट.
ठीक है। इफ एन अकाउंटिंग ये मैं कुछ सिंपल समझाऊं पहले एक बार। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको पढ़ने से पहले पता है उतना भी आप याद रख लोगे ना तो काफी है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। राइट। कि सिंपल प्रोविजन है, मिनिमम बोनस आपको हर साल देना ही देना है 8.33%। तो इन केस यू डू नॉट हैव प्रॉफिट्स टू गिव मिनिमम से, क्योंकि अभी हमने ऊपर अलोकेबल अवेलेबल सरप्लस का कैलकुलेशन करा कि जीपी से हम लोग अवेलेबल सरप्लस निकालेंगे, देन अवेलेबल सरप्लस को हम लोग अलोकेबल सरप्लस में कन्वर्ट करेंगे। अब उसमें से अपने को बोनस देना है। अब मान लो आपका अलोकेबल सरप्लस इतना भी नहीं है कि आप मिनिमम बोनस दे सको, ठीक है, तो फिर उतना मिनिमम बोनस आप अगले साल की प्रॉफिट में से दोगे, यानी उसे हमें अगले साल में कैरी करना है एक बार। ठीक है, ये समझ गए। यानी अगर आप उतना भी मिनिमम बोनस नहीं दे पा रहे तो आपको वो अगले साल में फॉरवर्ड करना पड़ेगा, अगले साल देना पड़ेगा। मान लो किसी साल मिनिमम बोनस से ज्यादा अलोकेबल सरप्लस, यानी जितना मिनिमम बोनस है उतना तो है ही, उससे ज्यादा है, तो इन दैट केस ज्यादा बोनस देंगे क्योंकि अलोकेबल सरप्लस ज्यादा है। बट अगर अलोकेबल सरप्लस जो वेजेस है उसके 20% से भी ज्यादा, जो कि हमारा मैक्सिमम अमाउंट है, यानी अगर मान लीजिए आपकी सैलरी पूरे पूरे स्टाफ की सबकी सैलरी मिलाकर 1 करोड़ है एक साल की, तो मिनिमम वेजेस 8.33% मतलब 8,33,000। अब हमारा बोनस, हमारा जो अलोकेबल सरप्लस है वो है ही 5 लाख। तो अभी हम लोग 5 लाख इस साल देंगे, बाकी का 3,33,000 सेट अगले साल के लिए उसको जो है सेट ऑन करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, अगले साल लेके जाएंगे। अगले साल का भी बोनस देंगे और ये भी देंगे। मान लो आपका लोकेबल सरप्लस जो है वो 15 लाख है, तो हम लोग 15 लाख बांटेंगे। अगर लोकेबल सरप्लस है 25 लाख, तो 25 लाख नहीं बांटना है, 20 लाख, क्योंकि 20% मैक्सिमम है। ये हो गई एक बात। अब आती है दूसरी बात। मान लीजिए आपका जो अवेलेबल सरप्लस है, अलोकेबल सरप्लस, वो है 35 लैक्स, यानी मतलब मैक्सिमम कितना है 20 लैक्स, क्योंकि 1 करोड़ का 20% 20 लाख देना है, तो 20 लैक्स दे दिया। अभी हमारे पास 15 लाख और एक्स्ट्रा है, तो 15 लाख को अगले साल लेकर जाओ। बिल्कुल अगले साल, क्योंकि अगले साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मिनिमम बोनस देना, जितना भी अलोकेबल सरप्लस नहीं हुआ तो कहां से देंगे इसमें। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, मान लो आपका अलोकेबल सरप्लस है 45 लैक्स, यानी इस साल जितना मैक्सिमम बोनस देना था, कितना देना था 20 लाख, तो 20 लाख बांट दिया। और अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है, तो अगले साल मालूम है कितना कैरी फॉरवर्ड करना, सिर्फ 20 लाख, यानी जितना मैक्सिमम बोनस आप करंट ईयर में दे रहे हो उसके उतना ही मैक्सिमम बोनस, जितना ही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करना है पूरा। ऐसा नहीं कि 45 में से मैक्सिमम बोनस 20 लाख दे दिया तो बचा 25, वो पूरा 25 अलोकेबल सरप्लस अगले साल लेके जाएंगे, नहीं 25 नहीं। मैं अगले साल भी आप मैक्सिमम कितना बोनस दोगे, 20% ही दोगे ना, तो 20 लाख रुपए का अमाउंट आएगा, तो उतना ही लेके जाओ ना, कि अगले साल अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ, अलोकेबल सरप्लस नहीं भी हुआ, और अपने को फिर भी बोनस देना रहेगा, फर्ज कीजिए, तो मैक्सिमम ही तो दोगे। तो 20 लाख, तो अलोकेबल सरप्लस में से 20 लाख करंट ईयर में बांटा, 20 लाख अगले साल के लिए ले गए। बाकी 5 लाख रुपए आप छोड़ दो, उसको अपने प्रॉफिट में यूज करो, कुछ भी करो, बोनस देने के लिए यूज नहीं करना। इतना सिंपल सा ये प्रोविजन है। अब मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूं, देखो बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। एन अकाउंटिंग ईयर अलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स अमाउंट ऑफ मैक्सिमम बोनस पेबल, द एक्सेस शेल up to a limit of 20% of total salary or wages of employee be carried forward to set on in the succeeding accounting year। अगर आपने मैक्सिमम बोनस करंट ईयर में बांट दिया और उसके बाद जो बचा उसमें से आप 20% मैक्सिमम के साथ में अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे। दिस इज टू बी डन एंड इंक्लूसिव ऑफ द फोर्थ अकाउंटिंग ईयर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस। अभी ऐसा आपको 4 साल तक करना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद नहीं करना। 4 साल तक करा आपने तो मतलब अगले 4 साल तक का प्रबंध कर लिया आपने, यानी ये बहुत ही अच्छी बात है। इस साल भी हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि 20% कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अगले साल भी इतना प्रॉफिट है कि 20 साल कैरी फॉरवर्ड, ऐसा आप करते जा रहे हो 4 साल तक, तो इसका मतलब आपने अगले 4 साल का जुगाड़ और कर दिया, उसके बाद रुक जाना। इफ देर इज नो अवेलेबल सरप्लस और allocable surplus in any accounting year falls short, या तो है नहीं, इतना कम है कि मिनिमम भी नहीं दे पा रहे, टू ऑफ द मिनिमम बोनस पेबल in the establishment in the accounting year, there is no amount or sufficient amount carried forward and set on which could be utilized for the payment of minimum bonus must be carried forward the being set off। अब देखो दो बातें, करंट ईयर में आपके पास पैसा नहीं है बोनस देने के लिए, या मिनिमम बोनस देने के लिए पैसा नहीं है या कम है, तो पहले तो देखो पिछले साल से कोई कैरी फॉरवर्ड होकर आया क्या, जैसे इस साल हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करा, हो सकता है लास्ट ईयर से आया हो, तो उसमें से दे दो, बात खत्म। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको करंट ईयर में जो शॉर्टफॉल है वो अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करना है। एंड अगेन दिस इज टू बी डन फॉर द फोर्थ अकाउंटिंग ईयर। करंट ईयर इस साल भी नहीं है, अगले साल भी नहीं, तो अगले साल ये जो इस साल वाला था वो भी और उसके अगले साल वाला भी, दोनों आगे लेके जाएंगे। ऐसा 4 सालों तक करेंगे। इफ एन अकाउंटिंग ईयर एनी अमाउंट हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड,
Then in calculating bonus for succeeding year, amount of the setup or setup shall be first taken into account. कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, करंट ईयर में बोनस देना है, पीछे से पैसा आया हुआ पड़ा है उसको यूज कर लीजिए, और करंट ईयर का जो अमाउंट है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर, तो उससे क्या होगा कि करंट ईयर में आपने पैसे को यूज कर लिया लास्ट ईयर वाला, और करंट ईयर में से जो बोनस देते हैं वो अमाउंट हमने आगे के सालों में लिया। बहुत ज्यादा काम का पॉइंट नहीं है, इससे परेशान नहीं होना। एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमरी और इंटरिम बोनस, बचपन से हम यही सोचा करते थे कि दिवाली आती है इसलिए बोनस मिलता है, या कोई ईद आती है इसलिए बोनस मिलता है, ऐसा हम सोचा करते थे बचपन से कि दिवाली आती है इसलिए बोनस मिलता है, ईद आती है इसलिए बोनस मिलता है। हमें ये पता नहीं था कि ये बोनस हमें इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि दिवाली और ईद आती है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि बोनस एक्ट में प्रोविजन है। पर एम्प्लॉयर चालाक होता था, तो एम्प्लॉयर ये बोनस क्या करता था, जानबूझ के दिवाली पे देता था कि जिससे एम्प्लॉय को ऐसा लगे मेरा एम्प्लॉयर कितना अच्छा है, राइट। खैर एक्ट इसकी परमिशन देता भी है, एक्ट कहता है कि अगर आपने पूजा बोनस, कस्टमरी बोनस या किसी और नाम से बोनस दिया, तो ये वाला बोनस अलग से देने की जरूरत नहीं है, उस बोनस का अमाउंट इस बोनस में से एडजस्ट कर देना, यानी अलग से कुछ नहीं करना है। अगर आपने कोई पूजा बोनस, कस्टमरी बोनस या कोई फेस्टिव बोनस दिया है किसी भी तरह का, तो ये बोनस जो हम यहाँ कैलकुलेट करें वो अलग से नहीं देना, वो उसी में से आप एडजस्ट कर देना, आराम से चलेगा, ठीक है। Deductions for certain amount of the bonus. Deductions can also be made from bonus. Deductions can also be made from the bonus payable on account of financial loss caused by the misconduct of employee. बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर भी हम पढ़ कर आए थे। एम्प्लॉय की गलती से अगर एम्प्लॉयर को नुकसान होगा तो भाई साहब आपके बोनस में से तो पैसा काटेंगे। एंड द लास्ट टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ बोनस, all amounts payable to an employee by way of bonus under this act shall be paid in cash or is employer within। कैश का मतलब बेटा अब बदल गया जमाना, कैश का मतलब सिर्फ हार्ड कैश नहीं होता, आपने अकाउंट में ट्रांसफर करा वो भी कैश है, आपने ऑनलाइन ट्रांसफर करा वो भी कैश है, चेक दिया वो भी कैश है। कैश का मतलब हमारा होता है नॉट, मस्ट नॉट बी इन काइंड, मस्ट नॉट बी इन काइंड, काइंड में नहीं होना चाहिए, right, and this is to be paid within 8 months from the close of accounting year or within 1 month from the date of government order। अभी बताता हूँ, पहले पहला वाला 8 महीने में, तो इसलिए मालूम है दिवाली पे दे देते हैं क्योंकि अप्रैल मार्च, 31 मार्च को तो 8 महीने में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक देना है। और अभी तक मेरे को जितना ध्यान है ईद और दिवाली दोनों ही नवंबर से पहले पहले आ जाती है, इसलिए एम्प्लॉयर भी चालाक है, जानबूझकर दिवाली ईद के नाम से देता है, एम्प्लॉय भी खुश। अच्छा, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, कई बार तो डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में और गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आया, इस वजह से आपको अमाउंट देना पड़ा बोनस का, कोई और रीजन था, तो उस केस में आपको जो है ये जो है ना गवर्नमेंट के ऑर्डर से, एक कोर्ट के ऑर्डर से 1 महीने के अंदर देना है। हाउ द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ पेमेंट फ्रॉम 8 मंथ्स अप टू 2 इयर्स। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो एम्प्लॉयर एप्लीकेशन देता है, फंड की कमी है, ये भी है, तो 8 महीने की पीरियड को बढ़ा के 2 साल कर सकते हैं, बट ऐसा बहुत रेयरली होता है। If there is a dispute for the payment at the higher rates, employer shall pay 8.33%। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने कहा कि 8%, 8.33% मिनिमम है, उससे ज्यादा आपको देना है अप टू 20%। अब कोई रेट को लेकर डिस्प्यूट हो गया तो उस केस में भी आप 8.33% तो एम्प्लॉय को दे दो, वो तो देना ही है ना, उसको लेकर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। ओवर एंड अबव के लिए कोई डिस्प्यूट है वो चलता रहने दो, वो देखेंगे। तो जो 8.33% है वो तो आपको इमीडिएटली दे देना चाहिए, जो 8 महीने का पीरियड है उसके अंदर। बाकी जो डिस्प्यूटेबल मैटर है उसके लिए फिर कोर्ट में केस चलेगा, जिस दिन फैसला आएगा उसके बाद 1 महीने, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देवर द प्रोविजन अबाउट द बोनस, और अब हमने चूंकि वेजेस एंड बोनस के लिए पढ़ लिया, तो अब हमारे पास में जो प्रोविजन आएंगे वो आएंगे कॉमन प्रोविजन। चलिए नाउ लेट्स मूविंग टू द कॉमन प्रोविजंस। क्या कॉमन प्रोविजंस है हमारे ऐसे जो दोनों के लिए है? अच्छा देखो, इन कॉमन प्रोविजंस पे मेरे बच्चे बात सुनना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो बहुत ज्यादा अपने को परेशान नहीं होना है, याद हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनते हैं क्वेश्चंस जनरली। कोड ऑफ वेजेस चूंकि नया है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ, 2-4 बार ही क्वेश्चंस आया है, तो इसीलिए अभी तो उनके पास में ऊपर के जो पॉइंट्स है ना उन पर भी सवाल देने के लिए बहुत है, तो इतना नीचे नहीं आएगा। फिर भी हम लोगों ने एक बार लाइक जस्ट टू बीइंग ऑन सेफर साइड वी हैव लाइक ट्राइड टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स एज मच एज पॉसिबल। जैसे एडवाइजरी बोर्ड है, पीछे आपने देखा था जो वेजेस डिसाइड करने के 2 तरीके थे, उसमें से एक एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस पर था। The central and state government will constitute advisory boards. The board will advise respective governments on various issues such as fixation or revision of minimum wages or other connected matters, providing increasing employment opportunities for women। इन सब के ऊपर उसको एडवाइस देना है कि भैया मिनिमम वेजेस कितना रखें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वुमेन्स के लिए कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए द एक्सटेंट टू व्हिच वुमेन मे बी एम्प्लॉयड इन सच एस्टैब्लिशमेंट एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू दिस कोड, राइट। कंपोजिशन एंड वर्किंग ऑफ दिस, composition and working of
this working of the boards. The central government shall constitute central advisory board or state advisory boards as constituted by the state government, which will consist of persons to be nominated by the central government. इसमें कौन रहेगा रिप्रेजेंटिंग ऑफ द एम्प्लॉयर्स? ये जो बोर्ड बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। उसमें एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंडिपेंडेंट पर्संस जो कि मैक्सिमम 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स एंड 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं। 1/3 of total members shall be women. A member out of independent person shall be appointed as chairperson. कोई independent person को chairperson बनाना है। Central advisory board and the state advisory board shall respectively regulate their own procedure. अपना खुद का तरीका वो अडॉप्ट कर सकते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से कहीं से कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करना है, अपना खुद का, और अपने अंडर में बहुत सारी कमेटी सब कमेटीज बना सकते हैं। उनके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट जो रहेंगे वो जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वैसा रहेगा। ठीक है, चलिए अब आता है पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम्स एंड ऑडिट्स। Every employer shall pay all amounts required to be paid under this code to every employee. If such amounts could not or cannot be paid on account of his death, before payment of an account of his whereabouts not being known, be paid to the person nominated by him, and where such no nomination for any person amounts cannot be paid, so deposited to such authority as may be prescribed, who shall deal with the amount as the manner prescribed. बहुत सिंपल है, यदि किसी व्यक्ति को आप बोनस का अमाउंट नहीं दे पा रहे या वेजेस का अमाउंट नहीं दे पा रहे क्योंकि डेथ हो गई या उसका पता ही नहीं है, वेयर अबाउट्स मतलब उसका आता पता नहीं है, तो ऐसे केस में वो अमाउंट आप उसका जो भी नॉमिनी पर्सन उसको दे देंगे अगर उसने अपना नॉमिनी बनाया है तो। और अगर वो अपना नॉमिनी बनाकर नहीं गया है किसी वजह से, तो ऐसे केस में वो पैसा हम लोग जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है जो ये सब संभालती है उसको दे देंगे और वही उसे जो है यूज करेगा कैसा भी रूल्स है अकॉर्डिंगली उसके। डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम्स अंडर द कोड, the appropriate government by notification appoint one or more authorities not below the rank of gazetted officer to hear and determine the claims. अगर कोई भी क्लेम आता है किसी एम्प्लॉय का या किसी का भी तो उसको डील करने के लिए सरकार ने गजेटेड ऑफिसर की रैंक वाले किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना है। जो अथॉरिटी अपॉइंट होगी दैट विल डिसाइड द क्लेम and may order considering circumstances the payment of compensation in addition to the claim determined, which may extend to 10 times of the claim determined. An effort shall be made to decide the claim within a period of 3 months. Thus जना ये जो अमाउंट डिसाइड करना है वो अमाउंट डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर कोई कॉम्पनसेशन देना है तो वो जो कि मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द क्लेम का 3 महीने के अंदर अंदर ये आपको डिसाइड कर लेना है। यानी ये जो कमेटी है या जो भी अथॉरिटी है वो 3 महीने में डिसाइड करेगी। एंड अ पर्सन अग्रीड बाय ऑर्डर में प्रेफर एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। अपीलेट अथॉरिटी में एंटरटेन द अपील आफ्टर 90 days। अगर कोई व्यक्ति फैसले से दुखी है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर अपील करे, वहां अपील करेगा। अपील करने का जो टाइम है वो है 90 दिन का, यानी जिस दिन फैसला है उससे 90 दिन। और अगर 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 90 दिन में आप अपील नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, तो अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल आपको और टाइम दे सकती है 3 महीने का मैक्सिमम। आ गया, इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द क्लेम अमाउंट determined and compensation order to be paid, the authority shall issue a certificate of recovery to the collector or district magistrate of the district where the establishment is located। पीछे पढ़कर आए थे, बिल्कुल लगभग सेम वैसा ही है कि अगर आप किसी वजह से नहीं पे कर पाए ये वाला अमाउंट और एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा, उसको ऑर्डर दे दिया पे, तो फिर अंततः इस अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा? इस अथॉरिटी को जो वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर एक ही बात है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मजिस्ट्रेट बोलते हैं और सॉरी कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उसको ऑर्डर देंगे कि भैया जाओ इससे रिकवरी करके लेकर आओ। और वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट है उसे एज अ लैंड रेवेन्यू रिकवर करेंगे। एज अ लैंड रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट के ड्यूज के तौर पर रिकवर करेंगे। तो जो भी प्रोसेस गवर्नमेंट के ड्यूज को रिकवर करने का होता है वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। वी विल फॉरवर्ड दैट अमाउंट टू द अथॉरिटी। भाई कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया, अभी उस पैसे को हम किसको देंगे? अथॉरिटी को। उसी के ऑर्डर पे दिया था और वो अथॉरिटी फिर आके उस एम्प्लॉय को देगी। The application before the authority claim may be filed by the employee concerned or the trade union और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर काम का पॉइंट नहीं है। आप एप्लीकेशन खुद भी लगा सकते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से प्रॉब्लम है तो खुद भी एप्लीकेशन लगा सकता है और चाहे तो ट्रेड यूनियन होती है बहुत सारी, उनके थ्रू लगा सकते हो। A single application may be filed under this section on the behalf of or in respect of any number of employees employed in an establishment
द एप्लीकेशन में बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच क्लेम अराइजेस। अवर अथॉरिटी में एंटरटेन द एप्लीकेशन आफ्टर 3 years। आपको मैक्सिमम एप्लीकेशन 3 साल के अंदर लगानी है, उसके बाद भी लगा सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। इस अथॉरिटी के पास में वो सारी पावर्स होंगी जो सिविल कोर्ट के पास में, सारी पावर सेम एज इट इज नहीं, ठीक है। आता है प्रिजम्पशन अबाउट एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज। देखिए, जब एपीलेट ट्रिब्यूनल में केस आता है, ट्रिब्यूनल में या किसी भी अथॉरिटी के पास में केस आता है, और वो जो केस है वो कुछ इस तरीके का है कि एम्प्लॉई को शायद ऐसा लग रहा है कि बोनस का अमाउंट मुझे कम मिल रहा है, एम्प्लॉयर के पास तो बहुत सारा प्रॉफिट है, एम्प्लॉयर के पास तो बहुत सारी जो है मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अलोकेबल सरप्लस ज्यादा है, वो उतना दे नहीं रहा, तो उसको डाउट लग रहा है कि एम्प्लॉयर अपनी बात हमें पूरी नहीं बता रहा। अब ऐसे में किसी को केस करेगा ट्रिब्यूनल में, तो लाजमी सी बात है ट्रिब्यूनल एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट वगैरह मंगाएगा, पीएनएल मंगाएगा। यदि एम्प्लॉयर कंपनी है या कॉर्पोरेट है तो ऐसे केस में उसकी ऑडिट हुई होगी, क्योंकि कंपनीज की ऑडिट कंपलसरी है ना, तो उसकी ऑडिट हुई होगी। तो ऐसे केस में उसकी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें ही आपको सही मान लेना है, और उसकी एक्यूरेसी पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दे आर इफ दे आर ड्यूली ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो जो भी CNDG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसने करा है, तो ऐसे केस में उस एम्प्लॉयर को दोबारा ऑडिट नहीं करानी है, और वो जो ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है या जो ऑडिट अकाउंट्स है उन्हें ही सही मान लेना है, ठीक है। हाँ, अगर किसी अथॉरिटी ने किसी उसके एंटिटी के अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं है, तो अथॉरिटी में ऑर्डर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, क्यों बता देगा भैया इतने दिनों में ऑडिट करा लो। With the said authority, appellate tribunal or authority are satisfied with the statements or particulars contained in the balance sheet and P&L account of corporation, it may take such steps as it think necessary to find out accuracy। अब चूंकि अकाउंट्स आए हैं तो उनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ये जो अथॉरिटी है, appellate tribunal है, ये अपने हिसाब से जो भी स्टेप लगाने लगा सकते हैं। When an application is made to authority by any party of dispute requiring clarification to any item of P&L and balance sheet, then authority, after being satisfied, order direct the company to furnish। अगर जो जिसने केस करा है, एम्प्लॉय है या जो भी है, उसे लगता है कि जो एम्प्लॉयर है उसकी बैलेंस शीट P&L में कोई इंफॉर्मेशन है जो मुझे और डिटेल में चाहिए, उसको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी जहां पे भी केस चल रहा है उसको बोलो, और वो अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल फिर किसको बोलेगी, वो बोलेगी उस एम्प्लॉयर को कि भैया इसको जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो दो। Compliance of the records, returns, and notices. Employer shall maintain a register containing the details of persons employed or muster roll, wages, and such other details in such manner as may be prescribed. Employer shall display a notice on the notice board at a prominent place. The abstract of this code, category wise details of wage rate, wage period, वो सब आपको अलग से डिस्प्ले करना है कि भैया हमारा ये तो वेजेस कोड है, उसका पूरा एक समरी, जिससे कि एम्प्लॉय पढ़ सके, उनको अपने अधिकार पता चले। रेट्स ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, वेज पीरियड क्या है, यानी कब से कब तक के लिए हम वेजेस देते हैं, डे और टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ये सब आपको उस पर डिटेल देनी है। नीचे कुछ पेनल्टीज है। इफ नेचर ऑफ ऑफेंसेस, पेज टू एनी एम्प्लॉय लेस देन द अमाउंट ड्यू टू सच एम्प्लॉय, जितना अमाउंट इस एम्प्लॉय का बनता है उससे कम अगर अमाउंट दिया तो 50,000 तक का फाइन, और अगर फाउंड गिल्टी ऑफ सिमिलर विद इन 5 years, 5 सालों में दोबारा उसे ऑफेंस करा तो 3 महीने तक की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। अगर कोई भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रोवेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, तो पहली बार ऑफेंस करा 20,000 तक का जुर्माना, अगर 5 साल में दोबारा वो ऑफेंस करा तो 1 साल 1 महीने तक की जेल या फिर 40,000 तक का जुर्माना या दोनों। और अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करे तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। इसके अलावा ऑफेंसेस मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 2 and 3, यानी जो ऊपर आपने 3 पढ़े उसमें से सेकंड एंड थर्ड जो है, द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर shall before initiation of prosecution give an opportunity of employer to comply with the provisions of this code by way of written direction or within a specified time limit. If employer complies with the directions within such period, the inspector cum facilitator shall not initiate। अभी देखो एक मौका तो मिलना चाहिए ना, ये तो वैसे भी भारत का संविधान भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सजा देने से पहले उसे एक मौका दिया जाना जो जरूरी है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे भी देना है। और सेम ऑफेंस 5 साल में अगर रिपीट होता है तो दोबारा नहीं देना। कह रहा जी एक गलती के लिए पहली बार सजा देने से पहले तो उसे मौका देंगे अपनी बात कहने का। कोई बंदा यार बार बार गलती करेगा तो हम कोई उसको सुधरने का ही मौका थोड़ी ना देते रहेंगे ना, वो तो फिर बेवकूफी हो जाती है। तो वो नहीं देना है, बार बार मौका नहीं देना है, एक बार दिया चलेगा, उसके बाद नहीं देने का।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वेयर बाय एन एम्प्लॉय रिलिंक्विश राइट टू एनी अमाउंट और to any amount or the right to bonus due under him, his quote shall be null and void. कोई भी एम्प्लॉयर बहुत चालाक होता है बेचारा, कोई एम्प्लॉय कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा समझदार कम है, तो उसने एम्प्लॉय को जो है ऐसा साइन करवा लिया एग्रीमेंट कि भाई एम्प्लॉय लिख के दे रहा है उसमें कि मैं अपना बोनस का अधिकार छोड़ता हूँ, मुझे बोनस नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नल एंड वॉइड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आपको जो है हमेशा याद रखनी है। ये हमारा बोनस एक्ट था, कोड ऑफ वेजेस बेसिकली, जिसके अंदर इतने सारे प्रोविजन आपने पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है अनडाउटेडली। तो ये मुझे लगता है समझाने की शायद जरूरत ही नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। ठीक है जी, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छे से। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन हम लोग इजीली अटेंड कर पाएंगे, बहुत आराम से अटेंड कर पाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। ठीक है, तो अब इस सेशन को अपन तो आज यही कंप्लीट करते हैं, और जैसा कि मैं हर सेशन में कहता हूं कि कोई भी डाउट्स हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर विद ऑल ऑफ यू, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। हमारा भी जो ये वाला सेशन है ये खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे की और नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम लोग बाकी चैप्टर्स लेंगे अपने जो हमारे बचे हुए हैं। पर इंडस्ट्रियल लॉ हमारे सारे हो गए, जिसमें ग्रेचुटी, पेंशन, पीएफ, सॉरी ग्रेचुटी, पीएफ, ईएसआई, कोड ऑफ वेजेस, राइट, और ये सब हम लोगों ने इसके अंदर कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग जाएंगे जो हमारे कमर्शियल लॉज, ठीक है।